ओके सो क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? यस और नो? एक बार कोई अनम्यूट करके भी बताएगा। हाँ अर्चिता आ रही है। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? लास्ट क्लास में हमने दो प्रॉब्लम्स करी थी। मतलब प्रॉब्लम्स का काउंट कम रहता है टीपी में, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम में हम चार चार अप्रोचेस करते हैं। बट जो प्रॉब्लम्स हमने करी थी वो क्या थी? एक तो अनबाउंडेड नैपसैक, जिसमें हमने इनफाइनाइट सप्लाई अगर दी जाए आइटम्स की, वो देखा था। और एक बहुत ही मिलता जुलता प्रॉब्लम या फिर सिमिलर कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम इजी था, वो रॉड कटिंग, वो देखा था। हालांकि रॉड कटिंग की हमने एक ही अप्रोच करी थी, टैबुलेशन मैंने होमवर्क दिया था। मे आई डोंट नो कि कितने ने करा कितनों ने नहीं। बट अगर अभी टाइम नहीं मिल पाया तो मैं भी बाद में कर सकती हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी शायद से नहीं डली थी जितना मुझे याद आ रहा है। एनीवेज, हम क्या करेंगे आज की क्लास में? आज की क्लास में हम कॉइन चेंज के तीन क्वेश्चंस करेंगे। इसका लास्ट क्लास से प्रीरिक्विजिट नहीं होगा। हालांकि लास्ट दो क्लासेस अटेंड कर रखी होंगी तो अच्छी बात है, नहीं भी कर रखी तो भी समझ आ जाएगा। और अगर टाइम बचता है तो हम बाय एंड सेल स्टॉक के भी दो वेरिएशंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीधा। और सबसे पहली जो प्रॉब्लम हम पिक कर रहे हैं, तीन क्वेश्चन है कॉइन चेंज के, तीनों लीड कोड पर है, तीनों इंपॉर्टेंट है। और अगर रिकर्जन आती है ना तो ये तीनों प्रॉब्लम्स बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि डीपी में कुछ नया नहीं है इनमें। जो हमने रिकर्जन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना, बस वही है। कॉइन चेंज पहले तो हम डिस्कस करते हैं मिनिमम वाला, मिनिमम कॉइन चेंज। मिनिमम कॉइन चेंज। लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर क्या है? लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर है आई गेस 322। लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 322। पहले तो इसका एक छोटा वेरिएशन है। इसका एक प्रिक्वल बोल सकते हो, मतलब एक थोड़ा सा इजियर वाला वेरिएशन, जो कि है इंडियन कॉइन चेंज। इंडियन कॉइन चेंज। हालांकि इंडियन कॉइन चेंज में डीपी शायद से ना लगे, मतलब कुछ और लगे। और अगर डीपी नहीं लगती तो दूसरी एल्गोरिथम यूजुअली क्या होती है? डीपी के अलावा यूजुअली जो जिसमें हम मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन कर रहे होते हैं या काउंट निकाल रहे होते हैं, ग्रीडी एल्गोरिथम्स होती हैं। या फिर डिवाइड एंड कॉन्कर भी होती हैं। अब डिवाइड एंड कॉन्कर तो बिल्कुल अलग ही कैटेगरी पड़ जाती है। तो हम मेनली अगर बोल रहे हैं कि अगर डीपी नहीं लग रहा या फिर डीपी से कुछ बेटर लग रहा है तो वो हमारा ग्रीडी एल्गोरिथम होगा। डीपी भी लग जाएगा बट डीपी से बेटर हमारा ग्रीडी लगेगा इंडियन कॉइन चेंज में। पहले प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इंडियन कॉइन चेंज। प्रॉब्लम का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है। इंडियन कॉइन चेंज जीएफजी पर मिलेगा। इसमें क्या दे रखा है आपको? इंडियन कॉइन्स की इनफाइनाइट सप्लाई दे रखी है। जैसे कि 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 200, 500, 2000। इंडियन कॉइन की डिनोमिनेशन दे रखी है। हमें एक टारगेट वैल्यू बता रखी है एन। हमें करना क्या है? उस टारगेट वैल्यू को मिनिमम कॉइन्स में या नोट्स में जो भी होते हैं उनमें फॉर्म करना है, उसका खुला करना है, चेंज निकालना है। और जो भी चेंज आप निकालो उसको एक लिस्ट में भरकर वो उस लिस्ट को रिटर्न करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन डीपी से हम नहीं कर रहे तो यहाँ पे हम लिस्ट मांग रहे हैं। हालांकि अगर ये क्वेश्चन सिर्फ मिनिमम कॉइन चेंज का काउंट मांगते कि कितने कम से कम कॉइन्स लगेंगे तो आप कुछ बेटर कर सकते थे। बट अभी के लिए हमें वो पूरी की पूरी लिस्ट ही मांग रखी है, वो तरीका मांग रखा है जिससे आपको मिनिमम कॉइन्स लगे। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ऑब्वियसली डिनोमिनेशंस लिखने की मुझे जरूरत नहीं है इंडियन कॉइन चेंज के लिए, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे को अमाउंट दे रखा है टोटल में 4,972 रुपए, या फिर मान लो 4,4978 रुपीज। मान लो ये हमारे को टोटल अमाउंट दे रखा है। इस टोटल अमाउंट को हमें फॉर्म करना है इंडियन कॉइन्स के थ्रू। तो क्या एल्गोरिथम लगाओगे सच दैट मुझे मिनिमम कॉइन्स लगे या मिनिमम नोट्स लगे इतना अमाउंट बनाने के लिए? और वो कौन कौन से नोट होंगे, बताओगे कोई? क्या मुझे 2,000 रुपए का नोट यूज करना चाहिए? क्या मुझे 2,000 रुपए का नोट यूज करना चाहिए एक्सचेंज के लिए? और कितना यूज करना चाहिए? 2,000 रुपए के नोट कितना यूज करना चाहिए? दो। बचा अमाउंट कितना? अमाउंट बचेगा 4,978 बोलते हैं शायद इसे। उसमें से अगर दो 2,000 के दो नोट ले लिए तो 978 रुपये बचे। अब अगला, क्या हमें 500 रुपए का नोट भी यूज करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो कितने?
एक अमाउंट कितना बचेगा, 478 रुपीज बचेंगे। अब 478 में क्या हमें 200 रुपए का नोट यूज करना चाहिए या सीधा 100 का यूज करना चाहिए? 200 का यूज करना चाहिए। कितने यूज करना चाहिए? दो यूज करने चाहिए। तो अब बचे कितने? 478 बचे थे। 478 में से 400 गए, 78 बचे हैं। तो 78 के लिए क्या 100 रुपए का नोट यूज करना चाहिए 78 रुपीज के लिए? नहीं यार, 78 कैसे करोगे? तो अब अगला नोट क्या आएगा, 50 रुपीज का आएगा। भाई ऐसे ही तो छुट्टे देते हो, सबसे बड़ा नोट सबसे पहले पकड़ाते हो ना, ताकि कम से कम नोट देने पड़े। अब 50 रुपए का नोट पकड़ा दो एक, बचेंगे कितने, आई गेस 50, 60, 70, 28 रुपीज बचे। अब 28 रुपीज के लिए एक तो 20 रुपए का सिक्का यूज कर लो। अब 8 रुपए बचे। अब 8 रुपए के लिए क्या करो, एक 5 रुपए का सिक्का यूज कर लो। 10 रुपए का तो कर नहीं सकते। 3 रुपए बचे। अब क्या करना चाहिए, अब फाइनली आप एक 2 रुपए का और एक 1 रुपए का सिक्का यूज कर लो। क्या इसी तरह से हम कॉइन चेंज करेंगे, हाँ या ना? क्या इसी तरीके से कॉइन चेंज हो रहा होगा? तो ये हमने एल्गोरिथम जो लगाई है, ये कौन सी एल्गोरिथम है? क्या मैंने अप्रोच मतलब चॉइसेस दी कि यार 2000 का सबसे पहले यूज करके देखते हैं, या फिर 500 का, या फिर 200 का, या 100 का, या 50 का, या फिर मैंने पहले पक्का कर लिया कि सबसे पहले तो ट्राई 2000 का ही करो। वो जितने ट्राई कर सकते हो कर लो, फिर उसके बाद 500 के ट्राई करना, फिर वो जितने कर सकते हो कर लो, फिर 200 के करना। क्या हम एक सेट पाथ में चल रहे हैं या हम सारी चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं? एक सेट पाथ, एक फिक्स पाथ है कि भाई यही सबसे पहले लेना है, फिर ये वाला लेना है, फिर ये वाला। हम ग्रीडी चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ग्रीडी होकर सबसे बड़ा नोट सबसे पहले उठा रहे हैं, जिससे जितना बड़ा नोट होगा उतने कम कॉइन्स लगेंगे, मतलब ओवरऑल कॉइन्स। आपको ओवरऑल नोट जितने लगेंगे वो कम लगेंगे, आपको मिनिमम कॉइन्स चेंज करना था, कम से कम कॉइन्स में आपको ओवरऑल आंसर देना था। तो इसमें ग्रीडी चल रहा है, कोई सा भी अमाउंट ले लो, अगर इंडियन कॉइन डिनोमिनेशन है तो आपका चलेगा। अब इसका प्रूव तो नहीं हम कर सकते, लेकिन बस एक छोटी सी चीज है जो कि ऑब्जर्वेशन पर है, क्योंकि यहाँ पर सारे नोट या तो 1 रुपए या 2 रुपए या 5 रुपए के मल्टीपल्स होते हैं, इसलिए एल्गोरिथम चल जाती है, इसलिए हमारी ग्रीडी एल्गोरिथम इन नोट्स पर चल जाती है। सारे नोट मल्टीपल ऑफ 1 या मल्टीपल ऑफ 2 या मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं, कोई भी इनके अलावा कोई मल्टीपल पे नहीं होता। इसलिए आपका अगर सबसे बड़ा नोट यूज कर रहे हो, उसके बाद आप अगर जितने भी यूज कर सकते हो वो सारे हटा दिए, तो अगला जो नोट आएगा वो कभी भी आपको बेटर आंसर नहीं दे सकता, अगर आपने बड़ा वाला नोट इग्नोर कर दिया तो, मतलब कभी भी अगर मान लो आपको 4000 रुपये बनाने हो, तो ऐसे बेटर आंसर नहीं आएगा कि 2000 वाला नोट मत यूज करो, आपको 2000 रुपये का नोट यूज करना ही पड़ेगा अगर मिनिमम कॉइन्स यूज करने हैं तो। लेकिन ये सिर्फ तब वैलिड है जब इंडियन कॉइन हो। तो पहले फटाफट इंडियन कॉइन वाला कोड कर देते हैं, लेकिन फिर यही सेम प्रॉब्लम हम लीड कोड पे देखेंगे, क्या हर तरह के टेस्ट केस पर, हर तरह की डिनोमिनेशन पर ये काम करेगा ग्रीडी एल्गोरिथम। तो पहले तो हम एक लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट में हमें नंबर्स जो डिनोमिनेशन के हैं वो बड़े से छोटे की तरफ जाना चाहिए या फिर छोटे से बड़े की तरफ जाना चाहिए? सबसे बड़ा नंबर पहले ट्राई करेंगे या सबसे छोटा नंबर? बिगर टू स्मॉल करेंगे, क्योंकि भाई सबसे पहले 2000 के जितने निकल सकते हो उतने निकाल लो। तो हम एक लूप लगाएंगे, एक मैं डिनोमिनेशंस की एरे बना लेता हूँ जिसको मैं हार्ड कोड कर दूंगा। वो डिनोमिनेशंस की एरे कैसी होगी, या इसको कॉइन्स की एरे बोल देते हैं। वो कैसी होगी आपकी, 1 रुपए की, 2 रुपए की, या फिर उल्टी बना देते हैं, क्योंकि ताकि फिर फॉर ईच लूप लग जाए हमारा। 2000 का, फिर 500 का, फिर 200 का, फिर 100 का, फिर 50 का, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर 2, फिर 1। और कोई अगर इंडिया से बाहर देख रहा हो, जैसे एक दो लोग थे हमारे बैच में इंडिया से बाहर, तो उनको बता दूंगा ये सारे इंडियन डिनोमिनेशन है। एनीवेज प्रॉब्लम में तो दे ही रखा था। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को एक एक करके अपने अमाउंट को, जो इनिशियली हमें अमाउंट दे रखा है वो एन वेरिएबल है तो इसको अमाउंट बोल देते हैं, एक एक करके हमें अमाउंट को कम करना है। कब तक अमाउंट को कम करते जाना है, ग्रीडी एल्गोरिथम लगा रहे हैं, कब तक अमाउंट या ये वाइल लूप चलेगा? कोई अनम्यूट करके बता देगा तो बेटर रहेगा, चैट में लिखने में ज्यादा टाइम लगता है। जब तक अमाउंट, बिल्कुल। एवरीवन पे लिखो यार, वैभव, वैभव सक्सेना एवरीवन पे लिखो। गलत ही तो होगा, और क्या ही होगा। जब तक अमाउंट मेरा जीरो ना बन जाए, जिस दिन अमाउंट जीरो बन गया उस दिन रुक जाना है, तो ग्रेटर देन अमाउंट जब तक जीरो है तब तक लूप चलाना है। एक एक करके बड़े कॉइन से स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स बना लेंगे कॉइन के लिए, जो कि पहले 200 वाला, 2000 वाला लेगा, फिर 500 वाला, फिर 200 वाला, एंड सो ऑन। तो जब तक करंट कॉइन, कॉइन्स ऑफ इंडेक्स वाला कॉइन, जब तक हमारा अमाउंट से छोटा या बराबर है तब तक हम करंट कॉइन को यूज कर सकते हैं। तो करंट कॉइन को यूज कर सकते हैं तो पहले चेंज में उसको ऐड कर लो, चेंज वाली एर लिस्ट में।
कि भाई हम खुला कर रहे हैं इसकी मदद से, करंट कॉइन की मदद से, और अमाउंट में उस कॉइन को माइनस कर दो। यानी हमने स्टार्ट अगर किया 4978 से, तो पहले 2000 रुपये माइनस कर दिया और 2000 को आउटपुट में ऐड कर दिया। फिर दोबारा 2000 से कर सकते हैं, तो दोबारा 2000 ऐड कर दिए और अमाउंट में से माइनस कर दिया। लेकिन जिस दिन ये लूप खत्म होगा, मतलब जिस दिन करंट कॉइन वैलिड नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे? मान लो 2000 के जितने निकाल सकते थे एक्सचेंज, उतने निकाल लिया। अब क्या करें? अब अगला कॉइन ट्राई करो, मतलब छोटा कॉइन ट्राई करो, छोटा अमाउंट ट्राई करो। यानी 500 रुपए का, फिर 200 रुपए का, फिर 100 रुपए का, एंड सो ऑन। जब तक अमाउंट जीरो ना हो जाए तब तक काम करना है। तो बाहर वाला लूप अमाउंट के लिए चल रहा है जब तक अमाउंट जीरो नहीं हो जाता। अंदर वाला लूप हर एक कॉइन पर चल रहा है, 2000 का, 500 का, 200 का, एंड सो ऑन। और फिर जो भी हमारी चेंज वाली एयर लिस्ट होगी, हम उस चेंज वाली एयर लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। ऑब्वियसली इसमें ना तो आप ग्रीडी लगा सकते हैं, वैसे ये ग्रीडी एल्गोरिथम ही है, लेकिन ग्रीडी इन द सेंस कि अगर आपको ये लीनियर टाइम में करना होता है तो आप नहीं कर सकते इसको, क्योंकि आपको वो लिस्ट रिटर्न करके देनी है, वो आंसर देना है। सिर्फ आपको काउंट नहीं देना कि मेरे को सिर्फ कितने कॉइन्स लगेंगे वो बता दो। तो आपको लूप तो लगाना ही पड़ेगा एक एक करके। बट जो अप्रोच लगी है वो उसका नाम एल्गोरिथम का ग्रीडी एल्गोरिथम ही है, क्योंकि हम सबसे पहले सबसे बड़े अमाउंट से ट्राई कर रहे हैं, फिर बड़े, फिर छोटे, फिर छोटे, उससे और छोटे, एंड सो ऑन अप टिल लास्ट कॉइन। और हमेशा ग्रीडी एल्गोरिथम वर्क करेगी यहाँ पर। इसका मैं प्रूफ तो नहीं दे सकता, बट रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करा ही होगा लोगों ने तो। मतलब कोई सा भी ऐसा डच के आप ला नहीं सकते जो फेल कर रहा हो इंडियन कॉइन चेंज। अर्षित, हाँ। सी मेरे को सेम क्वेश्चन एक वो न्यूमेरिक टू रोमन कन्वर्ट और रोमन टू न्यूमेरिक का था, वो भी सेम कैटेगरी का है ना? हाँ, हालांकि वो रिकर्जन से करना इजी होता है कोड वाइज, लेकिन वो भी ग्रीडी है, क्योंकि आप सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, फिर उससे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड सो ऑन। कोई बता सकता है इसमें टाइम कितना लग रहा होगा? और प्लीज कोई ये मत सोचना है आगे जाके जब हम अगले अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे और इसका निकालेंगे तो इसका हो सकता है ज्यादा हो, क्योंकि इसमें हम दो लूप लगा रहे हैं वो लिस्ट प्रिंट करने के लिए, आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं हम इसमें। लेकिन बाहर वाला लूप अगर वर्स्ट केस में एक एक रुपए के कॉइन के लिए चलता है, वैसे तो चलेगा नहीं, बट अगर एक एक के लिए चलता है, तो बाहर वाला लूप आप अमाउंट जितना चला रहे हो, और अंदर वाला लूप जितने कॉइन्स है उतनी बार चला रहे हो। तो कितने कॉइन्स है, क्या मैं बोल सकता हूँ फिक्स नंबर ऑफ कॉइन्स ही है? 10 12 ही टाइप के कॉइन्स होंगे, कॉइन्स डॉट लेंथ। हाँ या ना? या फिर अंदर वाले लूप तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा। अगर मान लो अंदर वाले लूप में कॉइन्स 2000 रुपए का है, तो ये वाला आपके टोटल अमाउंट में से 2000 2000 2000 2000 माइनस करता जा रहा है। तो ये आपके टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 2000 चलेगा। अगर अमाउंट 4000 था, आपका कॉइन 2000 रुपए का था, तो लूप कितने बार चलेगा अंदर वाला? 2 बार चलेगा। अगर मान लो, मैं बोलता हूँ वर्स्ट केस में 4000 रुपए में आपका एक एक रुपए वाला कॉइन कॉइन है अगर, तो कितनी बार चलेगा अंदर वाला लूप? 4000 बार चलेगा। तो अंदर वाला लूप आपका इन टोटल, या फिर आपका पूरा कोड इन टोटल कितना चल रहा है? कॉइन्स बाय 2000 प्लस कॉइन्स, सॉरी, अमाउंट बाय 2000 प्लस अमाउंट बाय 500 प्लस अमाउंट बाय 200 प्लस अमाउंट बाय 100, एंड सो ऑन। तो आपका अमाउंट बाय 2000 प्लस अमाउंट बाय 500, इन सबको कांस्टेंट नहीं मान लो, तो अमाउंट प्लस अमाउंट प्लस अमाउंट, अमाउंट अमाउंट कितनी बार, जितने टाइप्स के कॉइन्स है उतनी बार। तो अमाउंट इनटू कॉइन्स डॉट लेंथ, इतने ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। हालांकि क्योंकि कॉइन्स डॉट लेंथ 10 या 12 ही है, इतने ही तरह के कॉइन्स है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ अमाउंट है वर्स्ट केस में, वो भी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्या हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है? ये तो हमें इनपुट में एक तरह से दे रखा था कॉइन्स की एरे, ये लिस्ट हमें आउटपुट में दे रखी थी। क्या कभी भी हम इनपुट या आउटपुट को एक्स्ट्रा स्पेस में कंसिडर करते हैं? नहीं यार, तो हमारे को कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा। एक्स्ट्रा स्पेस कांस्टेंट है। एक्स्ट्रा स्पेस वो होता है जो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ले रहे हो। कोई डेटा स्ट्रक्चर, कोई हैश मैप, कोई स्टैक क्यू, कोई एरे, कोई मैट्रिक्स बना ली, लेकिन हमने कुछ भी खुद से नहीं बनाया भाई। इनपुट और आउटपुट ही है सब कुछ जो भी है। प्लीज सबके सब गो थ्रू करो इंडियन कॉइन चेंज को। एंड
आपको फिर इसके बाद क्या बताना है, अगर ये गो थ्रू हो जाए तो। अगर एक मैं आपको प्रॉब्लम सेट दूं, एग्जाम्पल जब तक मैं सोच के रखता हूँ। उस दिन भी शायद से डिस्कस किया था, मुझे याद आ रहा है हमने डिस्कस कर रखा है। हाँ, एक जगह किया था उससे, जिसमें हम ग्रेडी फेल करना चाह रहे थे। हो गया था वैसे ग्रेडी मेल, किसी ना किसी तरह का टेस्ट केस था कोई। हाँ, हुआ था। मैं वापस से टेस्ट केस भूल गया वो, पीछे जाना पड़ेगा। 237 अमाउंट 8। ठीक है, इनफैक्ट ऐसा करते हैं कि लीड कोड वाली प्रॉब्लम पे ना ये सेम कोड सबमिट करके देखते हैं, तो पता चल जाएगा कोई टेस्ट केस। वैसे तो एक टेस्ट केस मेरे पास है, बट थोड़ा ऐसा टेस्ट केस जो कि आंसर आपको दे दे, लेकिन कॉइन्स के अगर अरेंजमेंट, कॉइन्स की डिनोमिनेशन अगर अलग हो, तो कोई ऐसा टेस्ट केस हम निकालना चाहते हैं जो कि ग्रीडी एल्गोरिथम को फेल करवा दे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस सेम कोड को लीड कोड वाले क्वेश्चन पे सबमिट करके देखेंगे, लेकिन वहां पे हमें सिर्फ नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए, हमें वो लिस्ट ऑफ कॉइन्स नहीं चाहिए। तो इस उसमें हम ये अंदर वाला लूप लगाएंगे ही नहीं। हम अंदर वाला लूप को ऑल टुगेदर रिमूव कर सकते हैं। कैसे? मेरे को ये पता लगाना हो कि 4,978 रुपए में दो दो हजार रुपए के कितने नोट लगेंगे, तो विदाउट लूप कैसे पता लगा सकता हूँ? बस ये काउंट काउंट अगर मुझे चाहिए हो कि दो चाहिए 2,000 के, एक चाहिए 500 का, तो सिर्फ काउंट काउंट कैसे पता चलेगा? 4,978 में 2,000 के कितने नोट लगेंगे? डिवाइड करके, सब्ट्रैक्ट करके नहीं, डिवाइड करके होगा। 4,978 डिवाइडेड बाय 2,000, दो आएगा, फिर उसमें सब्ट्रैक्ट कर लेना 4,000 को, तो बचेंगे 978 रुपीज। उसको डिवाइड करना 500 से, तो एक आएगा, यानी एक लगेगा कॉइन 500 का, एंड सो ऑन। तो एक बार ग्रीडी एल्गोरिथम लगाते हैं कॉइन चेंज लीड कोड वाले पर, जहाँ पे कुछ भी डिनोमिनेशन हो सकती हैं, कुछ भी गिवन है, जरूरी नहीं है कि वो इंडियन हो। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो कॉइन्स लग रहे हैं हमें, चेंज लग रहा है हमें, उसको जीरो मानते हैं। एक एक करके पहले कॉइन्स का इंडेक्स ले लेंगे हम, जीरो, और ट्राई करेंगे कि सबसे बड़े कॉइन से सबसे पहले स्टार्ट करें, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। और क्योंकि कॉइन्स हम एरेज डॉट सॉर्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देंगे, ग्रीडी एल्गोरिथम में हमें कॉइन सॉर्टेड मिलने चाहिए, नहीं सबसे बड़ा कॉइन फिर उससे छोटा कॉइन। तो मैं इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉइन डॉट लेंथ -1 से। जब तक अमाउंट जीरो नहीं हो जाता तब तक काम करना है। काम क्या करना है आपको, आ, जो भी सबसे बड़ा कॉइन है अभी हाल फिलहाल, आप वो कितने बार ले सकते हो वो निकालना है। अभी ग्रीडी एल्गोरिथम ट्राई कर रहे हैं कि क्या लगेगी या नहीं। तो कितना आपका ये करंट कॉइन चेंज में आएगा, आप बोल सकते हो कि अमाउंट बाय कॉइन्स जितना आएगा, सॉरी कॉइन्स ऑफ इंडेक्स, या फिर कॉइन्स ऑफ, हाँ कॉइन्स ऑफ इंडेक्स जितना आएगा। मतलब अगर कॉइन आपका 4,000 रुपये, 2,000 रुपये का है, अमाउंट आपका 4,000 कुछ है, तो 4,000 डिवाइडेड बाय 2,000, दो कॉइन्स लगेंगे या दो नोट लगेंगे, दो 2,000 वाले। और फिर उसी अमाउंट को माइनस भी कर देना, अमाउंट में से माइनस कर देना किसको, कॉइन्स ऑफ इंडेक्स इनटू जितने ये कॉइन्स लग रहे हैं, जितना ये कॉइन्स लग रहे हैं। तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, काउंट बोल देते हैं कि कितने कॉइन्स लगने वाले हैं करंट अमाउंट के। तो चेंज में ये काउंट ऐड करेंगे और कॉइन्स इनटू काउंट माइनस कर देंगे अमाउंट में से। ये तीन लाइन जिनको समझ आ रही है वेल एंड गुड, जिनको नहीं समझ आ रही प्लीज चैट में लिखो, ताकि मैं इसका ड्राई रन करवाऊँ। और लास्ट में हमें ये चेंज रिटर्न करना है। और एक चीज अभी नहीं करी, हमें इंडेक्स माइनस माइनस भी करना है। देखो समझाते हैं, समझते हैं क्या चल रहा है। हमने क्या करना है, या फिर लूप ऑल टुगेदर हम बस सीधा सीधा इस एरे के ऊपर ही लगा सकते हैं। एरे के ऊपर ही हम ऑल टुगेदर उल्टा लूप लगा देंगे।
फॉर इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू कॉइन्स डॉट लेंथ -1, इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंडेक्स माइनस माइनस। जो पिछले केस में हमने लूप लगाया था वो हम दोबारा लगा रहे हैं, उल्टा लगा रहे हैं, ताकि मैक्सिमम वाले कॉइन से सबसे छोटे कॉइन पर जाए। एक बार बस ट्राई कर लेते हैं सैंपल टेस्ट केस पर, और फिर इसको समझेंगे कि क्या चल रहा है। हालांकि एक ऐसा केस भी है जहाँ पे -1 आउटपुट आएगा, वो देख लेंगे बाद में। ठीक है, दूसरे केस को छोड़ देते हैं। अभी इस कोड का ट्राई करते हैं कि इस कोड में हम लिस्ट नहीं मांग रहे, सिर्फ काउंट मांग रहे हैं। तो सिर्फ काउंट मांगा जाएगा तो कैसे आएगा, कि वो मिनिमम कॉइन्स कितने लग रहे हैं ये बता दो। तो हमने क्या करा, वही सेम अमाउंट लेकर चलते हैं। हमने अमाउंट ले लिया 4978 रुपीज। डिनोमिनेशन अभी भी मैं इंडियन ले रहा हूँ, इंडियन डिनोमिनेशन है। हालांकि जरूरी नहीं है इंडियन हो, बट इंडियन कॉइन की बात कर रहे हैं अभी। तो हम सबसे पहले सबसे बड़े कॉइन 2000 वाले कॉइन से ट्राई कर रहे हैं। 4978 को 2000 से डिवाइड करा, तो जो काउंट निकला हमारा दो, कि हमें दो 2000 वाले दो कॉइन्स लगेंगे। उसे चेंज में ऐड कर दिया, यानी कितने कॉइन्स लगने वाले हैं, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स जो लगेंगे, चेंज जो लगेगा, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स लगेंगे, वो शुरू में 0 होंगे। दो कॉइन्स लगे तो दो ऐड कर दिया। और अमाउंट में से वो कॉइन का डिनोमिनेशन इंटू कितने कॉइन्स लग रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी 4978 में से कॉइन का डिनोमिनेशन 2000 रुपए, कि कितने कॉइन्स, दो कॉइन्स, काउंट मल्टीप्लाई करा, यानी 4000 माइनस कर दो तो बचे 978 रुपीज। अब इस 978 से पूछना कि अगला कॉइन कितने लगने वाले हैं। अगला कॉइन कौन सा है, 500 रुपए का। तो 978 अमाउंट जो रिड्यूस्ड है उसमें कॉइन को डिवाइड करोगे, 500 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा एक, यानी एक कॉइन लगेगा 500 वाला। तो चेंज में एक ऐड करा, और अमाउंट में से 500 इंटू एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अमाउंट कितना बच गया, 978 में से 500 इंटू एक सब्ट्रैक्ट किया तो 478 बचा। एंड सो ऑन, ये काम चलता रह रहा है। क्या ये अब ड्राई रन समझ आया है? इसको पूरा ड्राई रन करवाऊं या इतने में समझ आ चुका है? इज द ड्राई रन क्लियर टू एवरीवन? लेकिन एक कॉर्नर केस है क्वेश्चन में। वो कॉर्नर केस क्या है? कॉर्नर केस है कि अगर मान लो मेरे पास कॉइन्स वाली एरे होती है 2, 4 और 5, और मान लो मेरे पास टारगेट अमाउंट होता है लेट से 7, सॉरी 7 नहीं, लेट से 11। 11 तो शायद से बन जाएगा, बट लेट से टारगेट अमाउंट होता है सिंपल सा 3। क्या आप 3 अमाउंट कभी भी बना पाओगे इन जो गिवन कॉइन्स की डिनोमिनेशन दे रखी है उनसे? 3 अमाउंट बन सकता है क्या? नहीं यार, आपको 1 रुपए का कॉइन नहीं दे रखा, ध्यान से देखो। 5 रुपए का यूज कर नहीं सकते, 503 से ज्यादा है। 4 का भी नहीं कर सकते, 2 का कर सकते हो। एक ही कर पाओगे, 3/2 एक कर पाओगे, लेकिन 1 रुपए तो तब भी बच जाएगा। ऐसे केस में हमें आउटपुट में क्या देना है, ऐसे केस में हमें आउटपुट में देना है -1, के वैलिड ही नहीं है, आप बना ही नहीं सकते, चेंज कर ही नहीं सकते। तो कैसे पता लगेगा कि हम वैलिड इनपुट नहीं मिल रखा, इनवैलिड इनपुट है? ये कॉर्नर केस कैसे फिगर आउट होगा? लास्ट में क्या चीज चेक करनी चाहिए? सारे कॉइन्स से ट्राई करने के बाद क्या अमाउंट अभी भी ग्रेटर देन 0 रह गया? भाई 5 से ट्राई किया, जितना सब्ट्रैक्ट हो सकता था कर दिया, नहीं हुआ एक भी बार सब्ट्रैक्ट। 4 से जितना सब्ट्रैक्ट हो सकता था कर दिया, नहीं हो पाया सब्ट्रैक्ट, 4 ज्यादा था 3 से। 2 से जितना सब्ट्रैक्ट हो सकता था कर दिया, तो 3 - 2 1 बचा अमाउंट। तीनों कॉइन्स खत्म, लूप खत्म हो गया, लेकिन अभी भी अमाउंट ग्रेटर देन 0 है, यानी वो अमाउंट पूरा बन ही नहीं पाया। तो अगर पूरे लूप के बाद अभी भी अमाउंट ग्रेटर देन 0 हो, तो आपका रिटर्न -1 कर देना। हालांकि ये कोड सही नहीं है, ये ग्रीडी एल्गोरिथम है जो कि फेल करेगी, बट ग्रीडी एल्गोरिथम समझ में भी आनी चाहिए। सैंपल टेस्ट के 3 एक्सेप्टेड आ रहे हैं, तो लोगों को लगेगा हाँ यार ग्रीडी एल्गोरिथम में दिक्कत क्या है। बट जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, कोई ना कोई टेस्ट केस ऐसा आएगा जो ग्रीडी एल्गोरिथम को फेल करेगा। तो एक आ गया। इनफैक्ट इन्होंने तो बहुत गंदा सा टेस्ट केस दिया है, बट आ गया, जो कि -1 वाला है हमारे कोड के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल में आउटपुट एग्जिस्ट करता है। 20 एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड आउटपुट है। मतलब इतना अमाउंट बनाना हो तो आप 20 कॉइन्स देकर इतना अमाउंट बना सकते हो। वो 20 कॉइन्स का ड्राई रन तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेन आपको मेरे को क्या दिखाना था कि ग्रीडी एल्गोरिथम फेल करेगा। क्या वो सबको समझ आ रहा है कि ग्रीडी एल्गोरिथम कैसे फेल कर रहा है? किसी भी इन मतलब एक किसी भी रैंडम से कॉइन्स वाली डिनोमिनेशन पर फेल करेगा? ग्रीडी विल फेल ऑन लीड कोड, यहाँ पे भी लिख देता हूँ।
ये वाला क्वेश्चन हमारा ग्रीडी नहीं चला पाएगा। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरफ जाना पड़ेगा। यानी हमें सारी पॉसिबल चॉइसेस एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, कि अगर मेरे पास ये सारे कॉइन्स है ना, तो एक का ट्राई करके देखो, दो का ट्राई करके देखो, तीन का ट्राई करके देखो, चार का ट्राई करके देखो। सारे पॉसिबल चॉइसेस लो, उसमें से जो मिनिमम दे वो वाला आंसर लेना है। सारी चॉइसेस एक्सप्लोर करनी है, उसमें से कुछ ओवरलैपिंग आएगी तो वो दोबारा दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। भैया फेल वाला टेस्ट केस ऐड कर दो नोट्स में। कोई नहीं, मैं नोट्स में ऐड कर देता हूँ। क्या इससे थोड़ा इजी टेस्ट केस ऐड कर दूं? किसने लिखा है? अभिषेक। इजी टेस्ट केस जो पहले भी एक बार लिख रखा है, आई गेस कॉइन्स थे 2 3 5 और अमाउंट था 8। एक बार देख लेते हैं तब भी। बहुत ही पीछे चला गया, इतना भी पीछे नहीं था शायद, ज्यादा ही पीछे आ गए। ठीक है, 2 3 7 और अमाउंट है 8। 2 3 7 अमाउंट 8। एक इनवैलिड टेस्ट केस बता देता हूँ जहां पे फेल करेगा। फेलिंग टेस्ट केस, मान लो मेरे कॉइन्स है 2 3 7, टारगेट है मेरा 8। तो मेरा ग्रीडी एल्गोरिथम क्या बताएगा कि पहले 7 रुपए वाला कॉइन ट्राई करो, सबसे बड़ा वाला। 8 में से 7 माइनस करो, एक बचा। अब 1 रुपए आप ना तो 3 रुपए का सिक्का देके बना सकते हैं, ना तो 2 रुपए का सिक्का देके बना सकते हैं। तो आपका कोड, ग्रीडी वाला कोड क्या बताएगा? -1। ग्रीडी आउटपुट देगा कि पॉसिबल ही नहीं है भैया, लेकिन एक्चुअल में आंसर पॉसिबल है। एक्चुअल में डीपी क्या देगा भाई? 3 कॉइन्स देकर आप बना सकते हो अमाउंट। कैसे? एक 2 रुपए का कॉइन, एक 3 रुपए का कॉइन, एक 3 रुपए का कॉइन, 6 रुपए और दो 8 रुपए आप बना सकते हो। ग्रीडी बोल रहा है बना ही नहीं सकते, डीपी बोल रहा है बना सकते हो 3 कॉइन्स देकर, तो ऑब्वियसली ग्रीडी फेल कर रहा है। अच्छा देखो फिर से बताओगे ग्रीडी कैसे फेल कर रहा है? ग्रीडी इसलिए फेल कर रहा है क्योंकि हम हमेशा सबसे बड़ा कॉइन ले रहे हैं। ग्रीडी में हम बोल रहे हैं कि अगर कॉइन्स 2 रुपए का है, 3 रुपए का है, 7 रुपए का, ये 3 कॉइन्स अवेलेबल है, इनफाइनाइट सप्लाई, टारगेट अमाउंट 8 बनाना है। तो ग्रीडी क्या बोल रहा है? सबसे बड़ा कॉइन ले लो, 7 का ले लो। तो 8 में से 7 माइनस कर दो, 1 रुपए बचे। अब 1 रुपए ना तो आप 3 रुपए से बना सकते हैं, ना तो 2 रुपए के कॉइन से बना सकते हैं। 1 रुपए तो कम हो गया। तो अब आप वो 1 रुपए बना ही नहीं पाओगे, तो ग्रीडी बोलेगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि अमाउंट ग्रेटर देन 0 रह गया, 1 रुपए रह गया। लेकिन एक्चुअल में अगर आप पहले 7 रुपए वाला कॉइन नहीं ट्राई करते, पहले सबसे बड़ा कॉइन ट्राई नहीं करते, पहले आप 3 रुपए वाला ट्राई कर लेते, फिर दोबारा से 3 रुपए के दो ले लेते, इनफाइनाइट सप्लाई है, तो 3 3 रुपए के दो कॉइन और एक 2 रुपए वाला कॉइन, तो आप टोटल अमाउंट 8 बना सकते थे, 2 + 3 + 3। लेकिन ग्रीडी ने तो वो बोला ही नहीं, ग्रीडी ने तो ऐसा करा ही नहीं कि 7 को छोड़ देते हैं। ग्रीडी तो बोल रहा था 7 है तो लो, पक्का लेना ही पड़ेगा। सेट पाथ था वहां पे, फिक्स्ड पाथ। इज इट क्लियर कि क्यों ग्रीडी फेल कर रहा है? अच्छा, तो ये बोल सकते हैं ग्रीडी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर ही चलता है हर केस के लिए? बिल्कुल, यही फिक्स्ड पाथ है। मेरे को सबसे बड़ा कॉइन ही लेना है, इंडियन कॉइन चेंज। आगे जाके क्वेश्चंस आएंगे, भैया मेरे को ऐसे वाली वो कर दो, बेसिकली एनकोडिंग कर दो या फिर कंप्रेशन कर दो स्ट्रिंग की, सच दैट आपकी स्ट्रिंग सबसे छोटी लेंथ की बन जाए। तो आप फिक्स रखोगे जिस स्ट्रिंग का सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी है उसको सबसे ज्यादा लेंथ की एनकोडिंग दो, जिस स्ट्रिंग की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको सबसे कम लेंथ की एनकोडिंग दो। हफमैन एनकोडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। फिक्स्ड पाथ होगा कि यही करना है, यही करके आंसर आएगा। पॉसिबल चॉइसेस एक होगी, कभी भी मल्टीपल नहीं होंगी। मतलब रिकर्जन में क्या होता है, एक या दो या तीन या चार, कुछ नंबर ऑफ चॉइसेस होती हैं। ग्रीडी में क्या होगा भाई? यही कॉल है, इसी से आंसर आएगा, यही कॉल है, इसी से आंसर आएगा। तो क्या ड्राई रन करें हम डीपी का? क्या स्टार्ट करें डीपी एल्गोरिथम का ड्राई रन, यस और नो? डीपी क्या बोल रहा है सेम टेस्ट केस में? वो ये नहीं बोल रहा कि भाई 7 को ले ही लो, बोल रहा है भाई पहले 2 लेके देख लो, या 3 लेके देख लो, या 7 लेके देख लो, तुम्हारी मर्जी। या फिर ऐसा कर लो, एक तरह का रिकर्जन ट्री क्या है कि पहले 2 लेके देखा, या 3 या 7। या दूसरे तरह का रिकर्जन ट्री क्या है कि 2 बोल रहा है यस और नो, 3 बोल रहा है यस और नो, 7 बोल रहा है यस और नो। दो दो तरह के रिकर्जन ट्री होते हैं, हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों तरह की सीखी है। तो मैं ऑब्वियसली दोनों तो नहीं करवा सकता, बस रिकर्जन ट्री दोनों बना देता हूँ, कोड एक का ही करेंगे।
अप्रोच 1 और अप्रोच 2 दोनों का रिकर्जन ट्री बना रहे हैं बस। यही सेम ले रहे हैं जो टेस्ट केस डीपी में, सॉरी ग्रीडी में फेल कर रहे हैं, वो डीपी से कर रहे हैं। डीपी मतलब रिकर्जन से कर रहे हैं, सारी चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर उसमें ओवरलैपिंग आएंगी तो उनको हटा देंगे डीपी से। कभी भी डीपी को एज अ एल्गोरिथम ये मत देखना कि यार डीपी हो गया तो कुछ नया है। कुछ नहीं है, रिकर्जन है, सारी चॉइसेस हैं विद ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास मान लो ये कॉइन्स की डिनोमिनेशन थी, और अप्रोच 1 में हम क्या कर रहे हैं, टारगेट बनाना चाहते हैं 8 रुपए का। हालांकि हम जो बोल रहे हैं कि टारगेट 8 बनाना है, कुछ इस तरीके से बनाना है कि कोई सी भी कॉइन को चॉइस दो तो उससे टारगेट बन जाए। कॉइन्स की एरे है 2, 3, क्या थी, 2, 3 और 7, और टारगेट अमाउंट था हमारे पास 8। पहली अप्रोच देखना, हम बोल रहे हैं 8 अमाउंट बनाना है कॉइन्स, क्योंकि 2 का भी यूज कर सकते हो, 3 का भी यूज कर सकते हो, 7 का भी यूज कर सकते हो। तो एक चॉइस मिल जाएगी कि 2 का यूज करके देख लो, एक चॉइस मिल जाएगी 3 का यूज करके देख लो, एक चॉइस मिल जाएगी 7 का यूज कर लो, कोई ना कोई कॉइन तो यूज करना ही पड़ेगा। तो अगर 2 का यूज करते हैं तो 6 अमाउंट बच गया रिमेनिंग, 3 का यूज करते हैं तो 5 रिमेनिंग अमाउंट बच गया, 7 का यूज करते हैं तो एक रिमेनिंग अमाउंट बच गया। अब मेरे को बताओ, अगर 6 रिमेनिंग अमाउंट है, क्या दोबारा से 2 की चॉइस देनी चाहिए? क्या दोबारा से 2 रुपए वाली अमाउंट की चॉइस देनी चाहिए? यस। 3 की भी दे सकते हैं, 7 की भी दे सकते हैं, इनफाइनाइट सप्लाई है कॉइन्स की। लेकिन क्या 7 वैलिड कॉल है? क्या 7 वाली कॉल वैलिड कॉल होगी? नहीं यार, वो वैलिड कॉल नहीं होगी, क्योंकि फिर अमाउंट आपका -1 बन जाएगा, तो वो इनवैलिड कॉल होगी। तो उसको मैं क्रॉस मार देता हूँ, क्योंकि वो -1 पर जाएगी। इसको दिखाते ही नहीं, या तो कॉल को, इस एज को ही नहीं दिखाते जो इनवैलिड है, या फिर दिखा देते हैं। चलो दिखाते नहीं, थोड़ा जगह बच जाएगी। अगर मैंने पिछला कॉइन 3 यूज किया है, मेरे को ध्यान से बताना, मेरे को सिर्फ और सिर्फ काउंट चाहिए, मुझे वो तरीके से मतलब नहीं है, मुझे वो प्रिंट नहीं करना तरीका। क्या 3 के बाद 2 रुपए वाली कॉइन की चॉइस देनी चाहिए? सोच के बताना थोड़ा। क्या 3 रुपए कॉइन के बाद 2 रुपए का कॉइन वाली चॉइस देनी चाहिए मुझे, कि पहले 3 का ले लिया और फिर अब 2 का ले लिया? वाई नॉट? जिन्होंने नो लिखा है क्यों, और गौरव ने यस लिखा है तो क्यों? अच्छा, नो पिछले वाले क्वेश्चन के लिए लिखा होगा। क्या मुझे ये वाली चॉइस देनी चाहिए? मुझे सिर्फ और सिर्फ वो कॉइन्स का काउंट मांगा गया है कि 3 कॉइन्स लगेंगे, आंसर मुझे 3 देना है बस। वो कौन कौन से कॉइन्स लगेंगे, आ, किस ऑर्डर में लगेंगे, हमें कुछ नहीं मांगा, बस वो मिनिमम कॉइन्स का काउंट मांगा है। अब मैं बताऊं, क्या ये वाली कॉल हमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। ध्यान से देखो, अगर मेरे पास 8 रुपए थे, उसमें पहले मैंने 2 का कॉइन लगा लिया, फिर मैंने 3 का कॉइन लगाया, तो मैं पहुंचा किस पर? पहले 2 माइनस करा 6, फिर 3 माइनस करा 3 पर पहुंचा। वर्सेस पहले मैंने 3 का कॉइन यूज किया, फिर मैंने 2 का कॉइन यूज किया, तो मैं पहुंचूंगा कहाँ? पहले -3 तो 5, फिर -2 तो 3। क्या अब यहां से आंसर सेम आएगा? आएगा। क्या 3 रुपए बनाने के लिए आपको 3 रुपए का एक सिक्का यूज करना पड़ेगा? तो एक कॉइन में आप आंसर बना लोगे 3 का, ये तो और नो? क्या 3 रुपए बनाने के लिए आप एक कॉइन यूज कर सकते हैं 3 का ही? अगर इस नोड का आंसर सेम है, यहाँ से यहाँ पहुंचने में 2 चॉइसेस लग रही है, यहाँ से यहाँ पहुंचने में 2 चॉइसेस लग रही है, तो क्या ये सेम ही प्रॉब्लम नहीं हो गई? क्या सेम ही रिकर्जन नहीं बन गया कि पहले 2 लिया फिर 3 लिया, आगे से आंसर आया 1, वर्सेस पहले 3 लिया फिर 2 लिया, आगे से भी आंसर आया 1, और हमने 2 चॉइसेस ली तो हमारा आंसर 2, तो 2+1 वर्सेस 2+1, आंसर तो सेम ही रहा। भाई कॉइन्स किसी भी ऑर्डर में लो, क्या उनका काउंट चेंज हो जाएगा? अगर पहले 2 ले लिया फिर 3 लिया वर्सेस पहले 3 फिर 2, क्या कॉइन्स का ऑर्डर चेंज करने से क्या कॉइन्स का काउंट भी चेंज हो जाएगा? नहीं। काउंट में तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो हमें क्या करना है, 3 अगर कॉइन की चॉइस दे दी तो 3 से छोटे वाले कॉइन की चॉइस मत दो। यानी सिर्फ या तो सेम कॉइन की चॉइस दे दो क्योंकि इनफाइनाइट सप्लाई है, या फिर उससे बड़े कॉइन की चॉइस दे दो अगर वो वैलिड चॉइस है तो मैं वैलिड चॉइस अभी के लिए बस ये दिखा देता हूँ कि इनवैलिड है, -1 है, मतलब आप नेगेटिव अमाउंट पर पहुंचोगे, -2 पर पहुंचोगे, लेकिन वो कॉल लग सकती थी अगर अमाउंट ज्यादा होता, तो अगर अमाउंट 8, 7, 10 कुछ होता तो कॉल लग सकती थी। लेकिन 2 की कॉल लगाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो परम्यूटेशन पैदा करती, परम्यूटेशन से काउंट नहीं पर चेंज आएगा। काउंट में और ऑर्डर में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर ऑर्डर चेंज करोगे, ऑन चेंजिंग ऑर्डर ऐसा लिख देता हूँ, ऑन
changing order, on changing order, count will not change. So only combination will work. So combinations is correct, permutations ओवरकिल हो जाएगा। कर सकते हो लेकिन ओवरकिल हो जाएगा, जरूरत नहीं है। क्या बात समझ आ रही है? परम्यूटेशंस हम क्यों नहीं कर रहे? टू के बाद थ्री, थ्री के बाद टू, दोनों एक ही बात है, वो नहीं लेंगे। अगर टू के बाद थ्री ले लिया तो थ्री के बाद टू नहीं लेंगे। ठीक है। अगर मैंने पिछला कॉइन सेवन लिया है तो क्या मुझे इसके बाद टू वाला कॉइन चॉइस देनी चाहिए? अगर मान लो अमाउंट ज्यादा होता, अब एक बार के लिए मान लो, तो क्या मेरे को टू वाली कॉइन देनी चाहिए थी? अगर टू के बाद सेवन दिया है तो क्या सेवन के बाद टू दूंगा? नहीं। अगर थ्री के बाद सेवन दिया है तो क्या सेवन के बाद थ्री दूंगा? नहीं। सेवन के बाद सिर्फ, क्योंकि मल्टीपल कॉइन्स ले सकते हो तो दोबारा सेवन दे दो, हालांकि अमाउंट आप नेगेटिव पर पहुंचोगे। बस इस पर पॉजिटिव अमाउंट होगा, टू के बाद टू, तो आपका अमाउंट बचेगा फोर। सिक्स के बाद माइनस थ्री तो अमाउंट बचेगा थ्री। फाइव के बाद थ्री तो अमाउंट बचेगा टू। ठीक है। अब चार अमाउंट में से अगेन पिछला कॉइन दो का यूज किया है तो अगला कॉइन कोई सा भी यूज कर लो। आप एक का भी यूज कर सकते हो, इसको रेड में लिखते हैं। दिस इज फोर, दिस इज थ्री, एंड दिस इज टू। कॉइन यहाँ पे दो का भी यूज कर सकते हो, तीन का भी यूज कर सकते हो। क्या सेवन का कॉइन यूज कर तो सकते हो, बट क्या वो कॉल वैलिड होगी? क्या आप किसी पॉजिटिव अमाउंट पर पहुंचोगे? नहीं, नेगेटिव अमाउंट चला जाएगा। फोर माइनस थ्री वन, फोर माइनस टू टू। इसको रेड से लिखेंगे, यहाँ पर वन, यहाँ पर टू। ठीक है। अभी ये सारी नोट्स हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे। टू वाले कॉइन से, सॉरी, टू वाले अमाउंट से या तो दो का कॉइन यूज कर लो, तीन का करोगे तो इनवैलिड आएगा, तो वो मैं दिखाई नहीं रहा। सिर्फ एक ही वैलिड कॉल है जो कि जीरो पर पहुंचा रही है। तो जीरो अमाउंट को फॉर्म करना है, कितने कॉइन्स लगेंगे जीरो अमाउंट फॉर्म करने में? काउंट मांग रहे हैं हम, वो तरीका नहीं मांग रहे। एक तरीका है, कुछ भी मत करो, लेकिन काउंट कितना है, कितने कॉइन्स लगेंगे जीरो अमाउंट फॉर्म करने में? कितना अमाउंट लगेगा, कितने कॉइन्स लगेंगे जीरो रुपीज बनाने में? आपको किसी को जीरो रुपीज देने हैं तो आपको कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे उसे? एक भी मत दो ना, कुछ भी मत दो, जीरो कॉइन्स दो। आपने दो रुपए का कॉइन एक लगाया तो आपको एक कॉइन देना पड़ रहा है। एक रुपए से आप अगर पिछला चॉइस तीन की थी तो दोबारा तीन की चॉइस दे सकते हो, या फिर सेवन की चॉइस दे सकते हो। दोनों में ही नेगेटिव वैल्यू पर पहुंचोगे, माइनस टू पर और माइनस सिक्स पर। माइनस टू बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मेरे को मिनिमम कॉइन्स मांगे गए हैं, तो मैं मिनिमम क्या रिटर्न करूं? क्या मुझे जीरो देना चाहिए, माइनस वन देना चाहिए, या इन्फिनिटी देना चाहिए? मिनिमम मांगा जा रहा है, मिनिमम कॉइन्स। जीरो दोगे तो गलत हो जाएगा। जीरो तो पॉजिटिव बेस केस पे दिया जा रहा है कि अगर जीरो अमाउंट बनाना है, जीरो कॉइन्स से बनाया जा सकता है। माइनस टू रुपीज बनाने हैं, माइनस टू रुपीज बनाना पॉसिबल ही नहीं है, आप माइनस टू रुपीज बना ही नहीं सकते। तो क्या माइनस टू रुपीज अगर बना ही नहीं सकते तो मेरे को मिनिमम कॉइन्स कितने लग रहे हैं? क्या पॉसिबल है कॉइन्स देना? इज इट पॉसिबल टू फाइंड आंसर? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इनफाइनाइट कॉइन्स लग रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, इनफाइनाइट कॉइन्स लग रहे हैं कि भाई पता ही नहीं कितने कॉइन्स लगेंगे, इन्फिनिटी लग रहे हैं, बहुत सारे कॉइन्स लगेंगे, मतलब आंसर वैलिड नहीं है। तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का मिनिमम इन्फिनिटी, यहाँ से भी इन्फिनिटी आया। ये वाली नोट क्या बोलेगी? चार, अगर मेरे को अमाउंट मांगा जाता, चार रुपए मैं कैसे बना सकता हूँ? इन तीन कॉइन्स की मदद से मैं दो कॉइन्स लेके बना सकता हूँ, एक तो मेरा कॉइन और एक आगे से आ रहा है, तो वन प्लस वन टू, वर्सेज इन्फिनिटी प्लस वन, वर्सेज इन्फिनिटी प्लस वन, ऑब्वियसली टू बेटर है। मतलब एक कॉइन यहाँ पे लगेगा और एक कॉइन मेरा लगेगा, तो दो कॉइन्स लगेंगे। बात समझ आ रही है यहाँ तक? यस और नो? ठीक है। थ्री रुपीज, अगर थ्री रुपीज गिवन हो तो एक तो टू रुपीज की चॉइस होगी, वो मैं दिखा नहीं रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक वैलिड चॉइस दिखा रहा हूँ, क्योंकि पिछली चॉइस थ्री थी, तो अब अगली वाली चॉइस थ्री या सेवन हो सकती है। तो आप थ्री अगर लेते हो तो जीरो पर पहुंचोगे, वहां से आप जीरो रुपीज, जीरो कॉइन्स लेकर पहुंच सकते हो, और यहाँ से एक कॉइन लगेगा आपको, ये इन्फिनिटी देगा। टू वर्सेस वन वर्सेस इन्फिनिटी, मेरे को कौन सी चॉइस एक्सप्लोर करनी चाहिए? सॉरी, हाँ ये वन, हाँ ठीक है। टू प्लस वन वर्सेज वन प्लस वन वर्सेज इन्फिनिटी प्लस वन, कौन सा चॉइस बेटर है? वन प्लस वन बेटर है, यानी मेरे को छह रुपए बनाने को दो दो कॉइन ले लो, तीन तीन रुपए के, दो, दो कॉइन में हो जाएगा काम, वन प्लस वन में। फिर अगर मेरे पास पहले से ही दो रुपए का आंसर पड़ रहा है कि एक कॉइन लगेगा, तो क्या उसका आंसर चेंज हो जाएगा? क्या दो रुपीज का आंसर कभी भी चेंज हो जाएगा? नहीं यार, सेम ही रहेगा।
तो 1 रिटर्न कर दो। -2 इनवैलिड कॉल है तो इन्फिनिटी रहेगा। 5 ने क्या बोला, 1 वर्सेस इन्फिनिटी का मिनिमम 1, उसमें +1 खुद का कॉइन, तो 2 आंसर आया। 1 का आंसर ऑलरेडी हमें पता है इन्फिनिटी है, तो हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि मैंने दिखा दिया बट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2 वर्सेस इन्फिनिटी, मिनिमम आया 2, उसमें +1 खुद का कॉइन, इन दोनों में से तो आंसर आया टोटल 3। यानी आप कम से कम 3 कॉइन्स लेकर 8 रुपए बना सकते हो। और वो 3 कॉइन्स कौन से होंगे? या तो 2 का, फिर 2 का, फिर 3 का, सॉरी, पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 3 का, यानी 2 बार 3 1 बार 2। या फिर आपका तरीका हो सकता है पहले 3 और फिर यहाँ से जो आंसर आएगा 3 और फिर 2। मतलब वो बस परम्यूटेशन होगा, लेकिन हमने परम्यूटेशन वाला कॉल्स नहीं लगाई। अगर 2 के बाद 3 हो रहा है तो 3 के बाद 2 वाली कॉल ही नहीं लगा रहे। हालांकि काउंट हमारा मिनिमम आ रहा है। क्या ये पहली तरीके अप्रोच सबको समझ आई? ये वाला कोड नहीं करेंगे हम, बट ये अप्रोच कर सकते हो कोड, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड कोड होगा। क्या पहले तरीका रिकर्जन ट्री सबको समझ आया? कि हम ये चूज कर रहे हैं कि कॉइन कौन सा लें। पहला अप्रोच क्या बोल रहा है, विच कॉइन टू चूज, विच कॉइन टू चूज, ये रिकर्जन ट्री इस तरह का था। विच कॉइन टू चूज, ले तो कौन सा कॉइन ले। लेकिन इस तरह के कोड से बेटर हमारा जो कोड है, या जो छोटा रिकर्जन ट्री बनेगा, रिकर्जन ट्री छोटा बने ना बने बट कोड छोटा जो होगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम ही रहेगी मोस्ट प्रोबेबली, वो कैसी होगी कि कॉइन के ऊपर चॉइस देंगे कि उसको ले ना ले, या तो यस या नो, यस या नो। इंस्टेड ऑफ कि कौन सा कॉइन ले, 2 3 7, हम बोलेंगे 2 कॉइन ले या ना ले, 3 कॉइन ले या ना ले, 7 कॉइन ले या ना ले। तो दूसरे तरीका रिकर्जन ट्री बनाए। क्या दूसरे तरीके का रिकर्जन ट्री बनाए? या पहले ऐसा करते हैं, क्योंकि टैबुलेशन हमें करना है, टैबुलेशन हम इसी अप्रोच का करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो इसी का ही कोड कर लेते हैं, फिर दूसरी अप्रोच का भी कोड कर लेंगे। कोई नहीं, एक ही प्रॉब्लम में ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो एसेंशियली हम क्या करते हैं, अप्रोच 1 कि कौन सा कॉइन लें, वो वाला कोड कर रहे हैं। मेमोराइजेशन से कर रहे हैं अभी। कॉइन्स पास कर देंगे, अमाउंट पास कर देंगे, ठीक है। और कितनी डीपी की शेड्स है इस वाले रिकर्जन ट्री में, कोई देख के बताएगा? हम कितने वेरिएबल्स पास कर रहे हैं अपने पैरामीटर में? कौन कौन से वेरिएबल है? बस एक टारगेट ही है। क्या सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट वेरिएबल है जो फंक्शन के पैरामीटर में जा रहा है? बाकी तो चॉइसेस है, चॉइसेस तो लूप में होती है। ये चॉइसेस तो लूप डिसाइड करेगा कि 2 का कॉइन लेना है या 3 का या 4 का, तो सॉरी 7 का। तो लूप तो हमारा वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल तो जो पैरामीटर के बेस पे वो होता है। डीपी की सेट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है अमाउंट। और कोई डीपी की सेट है ही नहीं। अमाउंट पास कर दिया, सारे कॉइन्स पास कर दिया, और अमाउंट ही डीपी की सेट है। तो डीपी अगर मेरे को बनानी हो, क्या सिर्फ मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर अमाउंट सेम होगा, कॉइन्स सेम होंगे तो आंसर सेम आएगा? अमाउंट 2 रुपए बनाना है, अमाउंट 2 रुपए बनाना है, सेम कॉइन्स से बनाना है, तो जितना यहाँ पर आंसर आएगा उतना ही यहाँ पर आंसर आएगा, हाँ या ना? अमाउंट सेम तो आंसर सेम। सो सिर्फ और सिर्फ डीपी जो बनेगी वो 1D डीपी बनेगी, क्योंकि हम सिर्फ अमाउंट पर डिपेंड कर रहे हैं कि अमाउंट जितना होगा उसके बेसिस पर हमारा आंसर निकलेगा। अमाउंट चेंज तो आंसर चेंज, अमाउंट सेम तो आंसर सेम। तो हम डीपी अमाउंट +5 साइज की बना लेंगे ताकि सेफ साइड रहे। और शुरू में डीपी को किससे इनिशियलाइज करना चाहिए हमें? कभी भी हम मेमोराइजेशन करते हैं तो कुछ ऐसी वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहिए डीपी को जो कि कभी आंसर नहीं बन सकती। तो ऐसा कौन सी वैल्यू है जो कि कभी आंसर नहीं बना सकती? -1। कभी भी मेरा डीपी का आंसर -1 नहीं हो सकता। तो एरेज डॉट फिल डीपी में -1 हो सकता है, -1 आंसर, बट वो कॉर्नर केस है, वो बाद में हैंडल कर लेंगे। ठीक है। तो जो भी मेमोराइजेशन हमें रिटर्न करेगा, कॉइन्स पास करते हुए, अमाउंट पास करते हुए और डीपी पास करते हुए, हम वो रिटर्न कर देंगे। एक तीसरी चीज डीपी और पास कर देते हैं। सबसे पहले तो चॉइसेस है। चॉइसेस के लिए हम लूप लगा रहे हैं कि कौन सा कॉइन लें, ये हमारे को लूप बता रहा है। अब हालांकि अगर आपको सारे कॉइन्स की चॉइसेस देनी है तो आपको ये पता रखना जरूरी नहीं है कि आखिरी कॉइन कौन सा यूज किया था। जैसे कि अगर मैंने आखिरी कॉइन 2 यूज किया था तो मैं अगला कॉइन 2 3 7 कुछ भी यूज कर सकता हूँ।
आखिरी कॉइन अगर मैंने 3 यूज किया है तो अगला कॉइन मुझे 3 या 7 में से ही रखना चाहिए, मतलब 2 नहीं रखना चाहिए। तो इसके लिए आप एक ये भी पास कर सकते हो वेरिएबल के प्रीवियस कॉइन कौन सा यूज किया था, ताकि अब जो लूप लगाओ सिर्फ उस कॉइन के फॉरवर्ड लगाओ। लेकिन क्या इससे मेरा डीपी का स्टेट बदल जाएगा क्या? क्या डीपी मुझे 2D डीपी बनानी पड़ेगी? मैं सिर्फ कुछ कॉल्स हटाना चाहता हूँ, कुछ चॉइसेस हटाना चाहता हूँ, इससे क्या डीपी बदल गया? नहीं, रिकर्जन ट्री तो वही रहा ना। तो मैं सिर्फ ये रख लेता हूँ कि भाई मैंने प्रीवियस कॉइन कौन सा लिया था, ताकि अब जो कॉइन मैं लूं वो उस प्रीवियस कॉइन से आगे आगे लूं। हालांकि आप परम्यूटेशन से भी कर दोगे तो थोड़ा कोड इजी हो जाएगा, बट थोड़ी उसमें फालतू की कॉल्स लग रही हैं। जैसे कि 2 के बाद 3 वर्सेस 3 के बाद 2 अगर कर देते हो तो वो परम्यूटेशन हो जाएगा। हम परम्यूटेशन नहीं चाहते, हम कॉम्बिनेशन चाहते हैं, इसलिए हम एक प्रीवियस नाम का वेरिएबल भेज रहे हैं, जो कि इंश्योर करेगा कि मेरा जो कॉइन्स वाला लूप लग रहा है वो पिछले कॉइन से अगले अगले बार लगे, पिछले वाले कॉइन से आगे आगे लगे, या इनफैक्ट पिछले कॉइन से लेकर लगे, क्योंकि पिछला कॉइन रिपीट कर सकता है। सारे कॉइन्स की इनफाइनाइट सप्लाई है। तो हम क्या कर देंगे, हम आंसर मंगवाएंगे बेसिकली मेमोराइजेशन पर कॉल करके, कॉइन्स वाच करके। अगर मैंने करंट कॉइन जो यूज किया, वो वेरिएबल जो लूप लगा रहा हूँ मैं, करंट नाम के वेरिएबल से लूप लगा रहा हूँ, तो मेरे को अगले वाले फंक्शन के लिए करंट प्रीवियस वेरिएबल क्या पास करना चाहिए? अगर मैंने मान लो करंट वाला जो कॉइन मैंने यूज किया है वो 2 रुपीज का कॉइन यूज किया है, तो अगले लूप के लिए प्रीवियस क्या बनेगा? करंट वाला वेरिएबल बन जाएगा, करंट वाला कॉइन बन जाएगा। भाई मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि इस वाले केस में प्रीवियस कॉइन कौन सा था, तो आप बोलोगे कुछ नहीं था, 0th इंडेक्स था, तो आप 0th इंडेक्स ऑनवर्ड्स लूप लगा सकते हो। बट अगर प्रीवियस कॉइन 3 था जो कि फर्स्ट इंडेक्स था, तो अब आप लूप फर्स्ट इंडेक्स ऑनवर्ड ही लगा सकते हो, फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लगा सकते हो। तो प्रीवियस कॉइन जो भी अभी करंट यूज कर रहे हो वो अगले के लिए प्रीवियस बनने वाला है, यानी अगला जो लूप है अगली नोड से वो उसी इंडेक्स से लगना चाहिए, उससे पहले नहीं जाना चाहिए, 0 से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, उसी इंडेक्स से स्टार्ट होना चाहिए। और अमाउंट में हम इस करंट कॉइन को माइनस कर देंगे, यानी आप बोल सकते हो डीपी ऑफ, सॉरी, कॉइन्स ऑफ करंट को माइनस कर दो अमाउंट में से, और डीपी को पास कर दो। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा कि कितने कॉइन्स लग रहे हैं। आपको सारे आंसर्स का क्या लेना है? हमें सारे पॉसिबल चॉइसेस में से कौन सी चॉइस पिक करनी है? जो पहली वाली चॉइस है, दूसरी वाली चॉइस है, तीसरी वाली चॉइस है, सारी चॉइसेस में से कौन सी चॉइस पिक करनी है हमें? मिनिमम वाली चॉइस। तो हम शुरू में आंसर रख लेंगे इन्फिनिटी, ताकि अगर आंसर पॉसिबल ना हो तो वो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रह जाए। तो 1E7 को हम इन्फिनिटी ले रहे हैं। मैंने शुरू में मान लिया कि यार मेरा आंसर पॉसिबल ही नहीं है, जो भी आगे से कॉइन्स आ रहे हैं मैं उन सबका मिनिमम ले रहा हूँ। आंसर विल बी मैथ डॉट मिन ऑफ आंसर टिल नाउ वर्सेस कॉइन्स। बट आगे से जो आंसर आ रहा है क्या बस उन्हीं का मिनिमम लेना है? मतलब अगर मेरे पास आगे से आंसर आया 2, 2 इन्फिनिटी, तो क्या मैंने 2 वर्सेस इन्फिनिटी का मिनिमम लिया है? मेरा आंसर फिर 3 कैसे आ गया अगर मैंने 2 इन्फिनिटी का मिनिमम लिया होगा तो? मुझे किसका मिनिमम लेना चाहिए? अगर मैंने एक कॉइन यूज करा है, अगर मैंने एक कॉइन यूज करा है, अगर मैंने एक कॉइन यूज किया है, तो आगे से जितने कॉइन्स आ रहे हैं क्या उसमें मुझे कुछ ऐड भी करना चाहिए? यस, क्योंकि मैंने एक कॉइन यूज करा है चॉइस एक्सप्लोर करने में, तो आगे से जो आंसर आ रहा है उसमें एक कॉइन मेरा, तो 2+1 वर्सेस 2+1 वर्सेस इन्फिनिटी+1, जो भी मिनिमम आएगा वो वाली चॉइस हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आगे से जो भी कॉइन्स आ रहे हैं उसमें +1 लेकर मिनिमम लेना है, और फाइनली अपने वाले आंसर को रिटर्न करना है। क्या ये लूप सबको क्लियर हो रहा है? हमने ये लूप कैसे लिखा? हमने कॉइन्स वाली एरे पास करी, अपने जो भी अभी करंट कॉइन ले रहे हो अगली वाले लूप में उसी कॉइन से स्टार्ट करना है, और शुरू में जो करंट कॉइन होगा वो 0th इंडेक्स होगा, यानी आप कोई सा भी कॉइन ले सकते हो पूरी एरे में से, और अमाउंट को माइनस कर देना। कोई मेरे को प्लीज बताएगा कि बेस केसेस नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे कैसे होंगे? अगर मेरे पास कोई नेगेटिव बेस केस आ रहा है, पहले पॉजिटिव की डिस्कशन करते हैं। पॉजिटिव बेस केस कब है? कब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को ऑलरेडी आंसर पता है? जब अमाउंट जीरो हो। जिस दिन अमाउंट जीरो हो उस दिन मुझे पता है कि और कॉइन्स तो नहीं लगने वाले, मतलब कुछ भी कॉइन्स नहीं लगेंगे। अगर अमाउंट जीरो बन गया तो कुछ भी कॉइन्स नहीं लगेंगे, जीरो। लेकिन नेगेटिव बेस केस क्या है? जिस दिन आप पक्का से बोल सकते हो अब तो आंसर ही पॉसिबल नहीं है, अब तो ये इनवैलिड नोड पर पहुंच गए हम,
इतना अमाउंट कभी भी बना ही नहीं सकते। अगर मेरा अमाउंट वेरी गुड नेगेटिव चला जाए, नेगेटिव अमाउंट हम कभी भी नहीं बना सकते, तो ऐसे केस में हमें जीरो नहीं, ऐसे केस में हमें इन्फिनिटी रिटर्न करना चाहिए, ताकि वो इम्पॉसिबल को डिनोट करे। इन्फिनिटी मतलब इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू क्रिएट। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आंसर इन्फिनिटी से इनिशियलाइज किया, 1E7 को मैं इन्फिनिटी ले रहा हूँ, जो कि डिनोट करेगा कि पॉसिबल ही नहीं है इतना आंसर बनाना। तो अगर ये जो भी आंसर रिटर्न हो रहा होगा, ये आंसर अगर इन्फिनिटी आएगा या इन्फिनिटी से बड़ा आएगा, तो मैं बोलूंगा कि यार इम्पॉसिबल था। तो इम्पॉसिबल वाले केस में मुझे क्या रिटर्न करना था? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे इन्फिनिटी रिटर्न नहीं करना था जब पॉसिबल ना हो, मुझे -1 देना था। तो मुझे मेन वाले फंक्शन में -1 देना है, अदरवाइज वही जो आंसर आ रहा है वो दे दो। अगर इन्फिनिटी से बड़ा या इन्फिनिटी जितना आंसर आ रहा है तो इम्पॉसिबल है, -1 देना है उसमें। और अगर पॉसिबल है तो जो भी आंसर आ रहा है वही देना है। ठीक है, अब बस डीपी की 2 लाइंस ऐड करनी रह गई। क्या होती है डीपी की 2 लाइंस मेमोराइजेशन में? गेट और अपडेट, या फिर फेच और स्टोर। कॉल लगाने से पहले पूछ लो कि क्या डीपी ऑफ अमाउंट का आंसर मुझे ऑलरेडी पता है, सिर्फ एक अमाउंट ही डीपी की स्टेट है। अमाउंट चेंज होगा तो आंसर चेंज होगा, अमाउंट सेम तो आंसर सेम। अगर डीपी का अमाउंट, डीपी ऑफ अमाउंट का आंसर मुझे ऑलरेडी स्टोर्ड है, यानी वो नॉट इक्वल टू -1 है, तो वही वैल्यू दे दो। और अगर आपने नहीं कैलकुलेट कर रखी तो पहले कैलकुलेट करा सारी कॉल्स लगा के, और फिर उन सारों में से मिनिमम जो भी आया उसको स्टोर करके रिटर्न कर दिया डीपी ऑफ अमाउंट वाले वेरिएबल में। तो अब हमारा डीपी भी लग जाएगा। थोड़ा बहुत एरर आ रहा है, ऑलरेडी डिफाइंड इंट कॉइन्स, हमने कॉइन्स कहीं पे और ले लिए क्या? जब कॉइन्स तो हमारे एरे का भी नाम है, तो इसको बोल देते हैं चेंज, और ये है change+1। ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत ये कोड मुश्किल लग रहा हो, ये अभी कॉम्बिनेशंस वाला कोड है, हम परम्यूटेशंस को इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि रॉन्ग आंसर आ गया, काफी बढ़िया। रॉन्ग आंसर कैसे आ सकता है? अमाउंट पॉइंट्स को 9, सॉर्ट नहीं करा हमने। बट उससे फर्क पड़ेगा क्या? मतलब वो मेरे दिमाग में था, सॉर्ट नहीं करा, बट विल इट मेक द आंसर रॉन्ग ऑल टुगेदर? एक बार करके देख लेते हैं। सेम टेस्ट केस उठाएंगे जिस पर रॉन्ग आ जाए। अमाउंट 9832, अमाउंट 9832। सॉर्ट करने पर सही आ गया। क्योंकि अगर आपने मैंने, कॉल प्रीवियस और करंट के लगाए ना, अच्छा मतलब कभी हो सकता है प्रीवियस से पहले भी आंसर पॉसिबल हो। अच्छा, लेकिन वो तो परम्यूटेशन रोकने के लिए होता है, उससे हम ऐसा किसी वैलिड स्टेट पर कैसे नहीं जा पा रहे? चलो एक बार तब भी, एक बार ये वाला कोड सबमिट करते हैं। अभी भी रॉन्ग ही आ रहा है, अब किसी और टेस्ट केस पे रॉन्ग आ रहा है। तो एक बार ये ऑल टुगेदर, ये जो हमने कॉम्बिनेशन करने के लिए करा है ना, कि 5 के बाद 3 नहीं ले सकते, मतलब बड़े अमाउंट के बाद छोटा अमाउंट वाला पॉइंट नहीं ले सकते, इसको हटा देते हैं। हम सिंपली बस एक लूप लगा देते हैं, फॉर ईच लूप, जो कि सारे कॉइन्स पर चलेगा। तो प्रीवियस वाली स्टेट ऑल टुगेदर हटा देते हैं हम। तो हम अमाउंट में से उस कॉइन को माइनस कर लेंगे। मतलब अब परम्यूटेशन वाला कोड कर रहे हैं, ऑल दो परम्यूटेशन से बेटर कॉम्बिनेशन था। एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं, क्या पता ये एक्सेप्टेड है। ठीक है, परम्यूटेशन एक्सेप्टेड आ रहा है, कॉम्बिनेशन क्यों नहीं एक्सेप्टेड आ रहा, देखना पड़ेगा। और अगर इसमें एरे सॉर्ट ना करें तो क्या एक्सेप्टेड आएगा? सैंपल टेस्ट केस चौथा वाला देखते हैं। ठीक है, ये अभी भी एक्सेप्टेड आ रहा है, इसमें एरे का सॉर्ट होना जरूरी नहीं है। बट वाई इज परम्यूटेशन नेसेसरी? कॉम्बिनेशन से क्यों नहीं काम चल रहा? या तो कॉम्बिनेशन में हमने कुछ गलत किया है पिछले वाले कोड में। एटलीस्ट ये वाला कोड तो देख लो एक बार। वो भी मैं देखता हूँ कि कॉम्बिनेशन क्यों नहीं वर्क कर रहा।
बेसिकली हो क्या रहा है, अभी वाला कोड क्या कर रहा है, अगर मैंने पहले 2 लिया है तो उसके बाद 3 मैं ले सकता हूँ। इस वाले कोड में अगर मैंने पहले 3 लिया है तो उसके बाद मैं 2 भी ले सकता हूँ। दोनों कॉल्स इस वाले मेमोराइजेशन में वैलिड है। क्योंकि वैसे अगर सही में देखोगे ना तो इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं 8 से पहले 2 लेता हूँ फिर 3 लेता हूँ तो 3 पर पहुंचूंगा, वर्सेस 8 से पहले 3 लेता हूँ फिर 2 लेता हूँ तो दोबारा 3 पर पहुंचूंगा। और 3 क्या ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है? क्या 3 फिर ओवरलैपिंग बन जाएगी? यानी क्या उसका आंसर मुझे ऑलरेडी पता है? यस, इस नोट का ऑलरेडी आंसर पता है। तो एसेंशियली इसके आगे रिकर्जन ट्री जाएगा भी नहीं, इसलिए इतना कोई फर्क पड़ नहीं रहा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, परम्यूटेशन अगर कर भी लिया तो। बट मेन चीज डिस्कस करने वाली क्या है कि कॉम्बिनेशन क्यों नहीं वर्क कर रहा, मतलब अगर हम परम्यूटेशंस को रोक दें तो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, वो सोचना पड़ेगा। एक बार इस वाले कोड को देखो, इस वाले कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताने की ट्राई करनी है। इस कोड में कितना टाइम और कितना स्पेस लग रहा है? ठीक है, मैं समझ गया कि क्यों इनवैलिड है। जो बड़े से बड़ा कॉइन है वो आपके अमाउंट से भी ज्यादा हो सकता है, और अगर ये अमाउंट में से माइनस कर दिया तो अमाउंट आपका मतलब साइक्लिक होकर शायद से पॉजिटिव चला जाए। तो अगर मेरा जो कॉइन है वो अमाउंट से भी बड़ा है तो मैं ये वाली कॉल ही नहीं लगाऊंगा, कंटिन्यू। अब शायद से आपका पिछला वाला कोड भी चल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। पहले तो इस वाले कोड को चलाते हैं। कंस्ट्रेंट्स कुछ ऐसे दे रखे हैं जिस वजह से हमारा कॉम्बिनेशन वाला कोड नहीं चल रहा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत तो है नहीं, हमारा उल्टा इनफैक्ट कोड बेटर हो रहा है अगर हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो। यानी सारे कॉइन्स अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं तो, सारे नहीं, अगर हम परम्यूटेशंस को रिजेक्ट कर रहे हैं। अभी भी कोई टेस्ट केस है जो इनवैलिड आ रहा है। इसमें आउटपुट हमारा 12 आ रहा है, आना 11 चाहिए। कोई नहीं, ये बाद में देख लेंगे। बट एनीवेज, ये वाला कोड वर्क कर रहा है। एक बार कोई मे बी इस वाले टेस्ट केस पर, वैसे ड्राई रन करना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा टेस्ट केस है। बट एक बार ये रीजन देखने की, थोड़े छोटे मोटे टेस्ट केस पर ड्राई रन करने की ट्राई करना कि वाई परम्यूटेशन इज वर्किंग एंड वाई नॉट कॉम्बिनेशन इज वर्किंग। कॉम्बिनेशन क्यों वर्क नहीं कर रहा? कोई इसका आंसर बताएगा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का? इस कोड में कितना टाइम और कितना स्पेस लग रहा है? कभी भी हम डीपी के टाइम क्वेश्चंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो डीपी के क्वेश्चंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? ओवरऑल रिकर्जन ट्री में कितनी डिफरेंट नोड्स हैं, यानी डीपी की कितनी डिफरेंट स्टेट्स हैं, इनटू हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने में कितना लूप लगाया है, कितना काम किया है, कितनी इटरेशंस करी हैं। तो पहली चीज, कितनी डीपी की स्टेट्स हैं, या फिर पहले कितनी डिस्टिंक्ट ओवरऑल ट्री में नोड्स हैं? कोई बताएगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नोड्स इन द ट्री कितनी है? एन नहीं है। अगर मैं इसको बोलता हूँ ये कॉइन्स की लेंथ है, कॉइन्स डॉट लेंथ, और ये टारगेट अमाउंट है, तो आपको वो जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नोट्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगी, कॉइन्स डॉट लेंथ या अमाउंट? अमाउंट जितनी मिलेंगी। अगर अमाउंट मेरा 8 है तो एक 8 वाली नोट होगी, एक 7 वाली होगी, एक 6 वाली, 5 वाली, 4, 3, 2, 1, इतनी वर्स्ट केस में हो सकती है डिस्टिंक्ट नोट्स। तो अमाउंट जितनी नोट्स होंगी
और हर एक नोड का आंसर कैलकुलेट करने के लिए कितना काम किया, एक लूप लगाया है, तो लूप कितनी बार चलेगा, कितने कॉइन्स होंगे, कितने तरह के कॉइन्स होंगे, तो कॉइन्स डॉट लेंथ होगा, तो मैं कॉइन ही लिख रहा हूँ उसको। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी अमाउंट इनटू कॉइन, रिकर्जन का टाइम इनटू लूप का टाइम। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्या हमने स्पेस भी अमाउंट इनटू कॉइन्स यूज किया है, 2D बनाई है। नहीं यार, स्पेस हमारा सिर्फ अमाउंट जितना है, 1D है। बोथ रिकर्सिव स्पेस और 1D का स्पेस अमाउंट है, लीनियर एरे है। प्लीज फटाफट 2-3 मिनट लो, इस कोड को गो थ्रू करो, फिर इसी क्वेश्चन का दूसरा अप्रोच करेंगे 11:15 पर, और वो वैसे इजी अप्रोच है। हाँ। एक डाउट था। सो जैसे अभी हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, राइट? हम वो, अभी परम्यूटेशन कर रहे हैं इस कोड के हिसाब से। हाँ, सो अभी पिक वो हम वो यूज करते हैं ना इंडेक्स लेवल पे, कि पिक करंट और डोंट पिक। उससे हाँ। हो जाएगा क्या? लाइक अगर इफ वी आर पिकिंग द करंट कॉइन और हम आगे कॉल लगा रहे हैं, कि मतलब दो कॉल लगा रहे हैं, करंट कॉइन पिक करो और इंडेक्स प्लस वन कर दो, करंट कॉइन पिक करो और इंडेक्स प्लस वन मत करो, तो उस वाले से उस मेथड से हो जाएगा? या वही फिर अभी पिक ही मत अप्रोच, करो? अप्रोच टू वही वाली डिस्कस करने वाले हैं। ओ अच्छा, ओके। टेबुलेशन उसमें करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि टेबुलेशन में वो 2DDP लेगा। टेबुलेशन हम इसी का करेंगे, बट हाँ, जो दूसरी अप्रोच रिकर्सिव वाली है वो वही है, कि कॉइन के ऊपर चॉइस देंगे कि लें या ना लें। ओके ओके। अभी मेन रिकर्जन ट्री क्या बोलना चाहता है, अभी मेन रिकर्जन ट्री बोलना चाहता है ले तो कौन सा कॉइन ले, 2 वाला, 3 वाला, 7 वाला। अगला रिकर्जन ट्री क्या बोलेगा, 2 वाला कॉइन बोल रहे हैं, उसको लिया जाए या ना लिया जाए, 3 वाला कॉइन बोल रहे हैं लिया जाए या ना लिया जाए, एंड सो ऑन। क्योंकि इनफाइनाइट सप्लाई है, तो एक छोटी सी चीज करनी होती है इनफाइनाइट सप्लाई के लिए। कोई बताएगा वो छोटी सी चीज क्या होती है, जिससे एक कॉइन अगर मल्टीपल बार मुझे लेना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। यस वाली कॉल में या फिर नो वाली कॉल में मुझे क्या चीज चेंज करनी चाहिए। किसी को याद है? अप्रोच टू डिस्कस करते हैं। वैसे अभी टाइम पूरा नहीं हुआ था, वही क्या था वैसे ऑलमोस्ट। अगली अप्रोच डिस्कस करें, अगला रिकर्जन ट्री। उसका रिकर्जन ट्री थोड़ा सा इजी बनेगा इन टर्म्स ऑफ बोथ आपका कॉल का स्ट्रक्चर, और साथ के साथ कोड उसका भी आसान होगा। शुड वी डिस्कस अप्रोच टू, और शुड आई वेट फॉर सम मोर टाइम? प्लीज चैट में लिख दो। ठीक है, अप्रोच टू विच विल बी, कॉइन चूज कर रहा है कि वो आना चाहता है या नहीं आना चाहता। तो शुरू में हमारे पास अमाउंट नो डाउट 8 है, तो एक तो वेरिएबल अमाउंट बनेगा कि भाई अमाउंट कितना है। अमाउंट चेंज, तो कॉइन्स कोई सा भी हो आंसर तो चेंज हो ही जाएगा। लेकिन इस वाले रिकर्जन ट्री में कॉइन कौन सा पिक कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा 2 वाले कॉइन से, कि 2 वाले कॉइन को चॉइस दी जाए। आपके पास शुरू में कॉइन्स कितने हैं, 2 वाले हैं, 3 वाला है और 7 वाला है। टारगेट कितना है, टारगेट आपके पास 8 है। आप स्टार्ट कर रहे हो दो, बेसिकली सबसे पहले 2 वाले कॉइन से। 2 वाला कॉइन अपनी चॉइस बता रहा है कि उसको आना है या नहीं आना। तो डिफरेंट कलर से लेते हैं। ठीक है, अमाउंट है 8, कॉइन 2 बोल रहा है कि यस या नो। अगर इनफाइनाइट सप्लाई है, यस वाली चॉइस में अमाउंट तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि कॉइन 2 आ रहा है, तो अमाउंट बचेगा 6। लेकिन क्योंकि कॉइन ने यस वाली चॉइस लगाई है, तो क्या कॉइन, अब जो चॉइस आएगी, क्या वो कॉइन 2 वाले आएगी या फिर 3 वाले कॉइन पर आएगी? क्या सेम कॉइन पर चॉइस देंगे या अगले कॉइन पर चॉइस देंगे? इनफाइनाइट सप्लाई है, हम सेम कॉइन पर चॉइस देंगे। क्यों? क्योंकि एक बार अगर कॉइन आ गया तो भैया वो दोबारा भी आ सकता है, तो दोबारा उसी कॉइन को चॉइस दो। हालांकि अगर कॉइन ने मना कर दिया, तो क्या अब दोबारा से उसी कॉइन को चॉइस देनी चाहिए? पहली बात तो अमाउंट तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि कॉइन ने नो बोला है, तो अमाउंट उतने का उतना रहा। बट क्या चॉइस सिर्फ सेम ही कॉइन 2 वाले को मिलेगी नो वाली चॉइस में?
नहीं, अब नेक्स्ट कॉइन को चॉइस दो, क्योंकि एक बार उसने मना कर दिया तो बस उसका काम खत्म। अब अगले कॉइन से पूछो। यहाँ पर कॉइन टू बोल रहा है दोबारा से उसको आना है या नहीं आना। हालांकि यहाँ पर थ्री वाला कॉइन बोल रहा है उसे आना है या नहीं आना। भाई ये रिकर्जन ट्री हम सेम कर चुके हैं जब हमने कॉइन चेंज रिकर्सिव करा था, जब रिकर्जन में करा था कॉइन चेंज। 6 - 2 4 बचा अमाउंट। 6 - कुछ भी नहीं तो 6 बचा अमाउंट। अगर कॉइन यस बोल रहा है तो सेम ही कॉइन दोबारा आ सकता है। कॉइन नो बोल रहा है तो अगले कॉइन यानी थ्री वाले कॉइन पर चॉइस दो। कॉइन ने यस बोला तो अमाउंट पहले तो सब्ट्रैक्ट कर दो 8 - 3। और अगर कॉइन यस बोल रहे हो तो सेम कॉइन पर चॉइस दो। हालांकि कॉइन ने नो बोला तो आप अगले कॉइन पर चॉइस दोगे। और क्योंकि ये रिकर्जन हम डीपी वाला कर रहे हैं तो इनफैक्ट इसमें क्या होगा, आपकी ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो अभी मैं ये वाली नोड एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा है, तो बाद में एक्सप्लोर करते हैं। फोर ने भी क्या बोला, या तो कॉइन टू वाला दोबारा से ले लो या फिर नो बोल दो। अगर दोबारा से लेंगे तो 2 रुपीज बचेंगे और कॉइन सेम रहेगा टू वाला। और अगर नहीं लेते तो अमाउंट 4 बचा है बट कॉइन जो चॉइस हुई वो थ्री वाले के ऊपर हो गई। 2 रुपीज वाले अमाउंट में 2 रुपीज का कॉइन ले लो या मत लो। ले लेंगे तो 0 रुपीज बचेंगे और नहीं लेंगे तो अभी भी 2 रुपीज बचे, बट जो नेक्स्ट कॉइन है उसके ऊपर चॉइस आएगी। कोई बता सकता है अगर 0 रुपीज बचे हो तो कितने कॉइन्स लगेंगे 0 रुपीज फॉर्म करने में? 0 कॉइन्स लगेंगे। इस वाली नोट का आंसर बता सकते हो कोई? अगर अमाउंट कम बचा हो, कॉइन्स कॉइन का अमाउंट ज्यादा हो और टोटल अमाउंट कम बचा हो, और उस थ्री वाले कॉइन के बाद अगर नेक्स्ट कॉइन उससे भी बड़ा हो, सॉर्टेड हो अगर कॉइन्स, तो क्या यहाँ से आंसर आप कुछ भी निकाल सकते हो? दो अमाउंट बनाना है लेकिन तीन का कॉइन पड़ा है आपके पास, या तीन से भी बड़े कॉइन्स पड़े हैं आपके पास, नहीं तो इन्फिनिटी आंसर आना चाहिए। पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इस वाली नोट से क्या बोलेंगे, 0 + 1 वर्सेस इन्फिनिटी +1। 0 + 1 बेटर है यानी 1 बेटर है। फोर वाली नोट का आंसर निकालते हैं, यहाँ से मे भी पॉसिबल हो। तो अगर मैं थ्री के कॉइन के ऊपर चॉइस दे रहा हूँ तो यस की चॉइस दे सकते हैं और नो की भी चॉइस दे सकते हैं। तो अगर यस की चॉइस देंगे तो फोर के ऊपर पहुंचे, सॉरी 4 - 3 1 के ऊपर पहुंचे विद सेम कॉइन। हालांकि नो की चॉइस दी तो फोर के ऊपर पहुंचे विद नेक्स्ट कॉइन यानी 7। अब अगेन अमाउंट कम है कॉइन बड़ा है, अमाउंट कम है कॉइन बड़ा है, क्या पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नहीं यार, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इम्पॉसिबल है। छोटे अमाउंट को बड़े कॉइन से कैसे कर सकते हो? कम अमाउंट देना हो, 500 रुपये देनी हो, 2000 रुपये का नोट पड़ा है, कैसे दे पाओगे? दे ही नहीं सकते। इन्फिनिटी वर्सेस इन्फिनिटी का मिनिमम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ही रह जाएगा। इस वाली नोट के लिए क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी वर्सेस 1 + 1 यानी 2 ले लेंगे मिनिमम। यानी 4 रुपये बनाने हो, 2 रुपये के कॉइन अगर आपको अलाउड हो तो आप दो सिक्के ले लो, 2 2 रुपये वाले। 6 - 3, क्या मेरे को ऑलरेडी आंसर पता है या मेरे को कैलकुलेट करना है अभी? क्या 6 - 3, 6 अमाउंट बनाना है, 3 रुपीज का कॉइन अलाउड है, क्या आंसर पता है या फिर अभी नहीं पता? अभी तो नहीं पता तो अभी निकालना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट कॉइन 3 यूज किया है तो अगला अब जो चॉइस है वो 3 के ऊपर है, या तो आ रहा है या नहीं आ रहा। बस यही वाली नोट एक्सप्लोर करेंगे, ज्यादा पूरा रिकर्जन ट्री बनाने के नहीं देखेंगे। 6 - 3 3। और क्योंकि यस बोल रहा है तो सेम कॉइन के ऊपर चॉइस रहेगी। और अगर नो बोला तो 6 का 6 रहा और कॉइन हमारा चॉइस अगले के ऊपर चली गई। अब ये तो इनवैलिड कॉल है ऑब्वियसली, दिख रहा है क्योंकि अमाउंट कम है, कॉइन का अमाउंट ज्यादा है। 3 रुपीज बनाने हो, 3 रुपीज का ही कॉइन अलाउड हो तो आप यस बोल दो। आपको 0 रुपीज में अ, आप चले जाओगे और वहां से आप 1 रिटर्न कर दोगे। ये 1 + 1 2 रिटर्न कर देगा। सॉरी, ये 0 रिटर्न करेगा, ये 0 + 1 1 रिटर्न करेगा, ये 1 + 1 2 रिटर्न कर देगा। इस वाली नोट के पास दोनों चॉइसेस थी, क्या ये दोनों में से कोई सी भी चॉइस एक्सप्लोर कर लेगा? दोनों से इसके पास सेम आंसर आ रहा है, यस और नो? दोनों से ही 2 आंसर आ रहा है, दोनों में से किसी को भी ले लो, 2 + 1 3। सेम तरीके से ये नोट भी आंसर देगा, इसका जो भी आंसर आएगा। आई गेस पॉसिबल ही नहीं होगा ये, जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको इन्फिनिटी आंसर मिलेगा। क्योंकि 3 का और 7 का सिर्फ इन दो कॉइन्स को यूज करके आप 8 रुपये नहीं बना सकते। तो आप एक्सप्लोर कर लेना, इनवैलिड आएगा तो 3 वर्सेस इन्फिनिटी +1 आपका आंसर 4 आ जाएगा कि 4 कॉइन्स लगेंगे। 4 कैसे आ रहा है, कुछ गलत कर दिया क्या? अ, कुछ गलत किया है शायद। यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से एक भी कॉइन नहीं लगा, यहाँ से एक कॉइन, यहाँ से 2 कॉइन। सॉरी,
कुछ गलत कर दिया, एक छोटी सी बहुत ही माइन्यूट सी मिस्टेक। अगर मैंने कॉइन नो वाली चॉइस लगाई है तो क्या मेरे को कॉइन प्लस वन करना चाहिए? अगर मैंने नो वाली चॉइस लगाई है तो मुझे क्या कॉइन प्लस वन करना चाहिए? 2+1 वर्सेस 2+1? नहीं यार, ये तो नो वाली चॉइस थी ना। नो तो मतलब कॉइन नहीं ले रहे, नहीं ले रहे तो प्लस वन क्यों करोगे? कॉइन उतने ही रहेंगे, तो टू का टू ही रहेगा यहाँ पर। 2+1, यहाँ पर यस बोल रहे हैं तो 2+1, यहाँ पर नो बोल रहे हैं तो टू। तो 2+1 वर्सेस टू, आपका टू बेटर है। और फिर यहाँ पर क्योंकि कॉइन ले रहे हैं तो 2+1 वर्सेस इन्फिनिटी, तो 2+1 3 आएगा फाइनली। क्या सबको समझ आ रहा है कि हमने रिकर्जन ट्री दूसरे तरीका क्या कैसे बनाया? कुछ नहीं है, बस वही जो चीजें अब तक करते आ रहे हैं वही रिपीट हो रही हैं। जिन्होंने पहले की क्लासेस कर रखी है उनको तो ये इजी लग रहा होगा, जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं कर रखी उनके लिए मैंने रिकर्जन ट्री बनाकर दिखाया। प्लीज क्या मेरे को जो जो चैट में लिख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि ये कोड समझ आया या नहीं, ये अप्रोच प्लीज बता दो, ताकि फिर हम इसका कोड करें। अर्चित, इसमें हम कॉइन को चॉइस दे रहे हैं, आएगा नहीं आएगा, और लास्ट वाले में हमने क्या किया था, हमने अमाउंट को अमाउंट चॉइस। अमाउंट को चॉइस नहीं, हमने कोई ना कोई कॉइन तो लेना ही लेना है। तो हमने ये पूछा था कि कौन सा कॉइन ले, एक लूप लगाकर कि टू वाला ले, थ्री वाला ले, सेवन वाला ले। अगर मान लो 10 तरह के कॉइन्स होते हैं तो उन सारे 10 तरह के कॉइन्स के ऊपर चॉइस होती है कि कौन सा लें। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, मेरे को ध्यान से देख के बताना, यहाँ पर अमाउंट तो वेरिएबल है ही। अमाउंट चेंज तो रिकर्जन ट्री चेंज। मान लो 8 अमाउंट है तो ये वाला रिकर्जन ट्री है। मान लो 6 अमाउंट है सेम कॉइन के ऊपर तो ये वाला रिकर्जन ट्री है। तो एक तो अमाउंट वेरिएबल हो गया कि अमाउंट चेंज होगा तो आंसर चेंज होगा। इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 3 है। लेकिन क्या कॉइन चेंज होने से भी आंसर चेंज हो रहा है? ध्यान से बताना। 8 अमाउंट दो वाले कॉइन के साथ बनाना हो वर्सेस 8 अमाउंट तीन वाले कॉइन के साथ बनाना हो, क्या आंसर डिफरेंट है इस वाले रिकर्जन ट्री में? यस भाई, इसका आंसर 3 है और इसका आंसर इन्फिनिटी है। आंसर चेंज हो रहा है। तो एक वेरिएबल इसमें कॉइन हो गया कि कौन सा कॉइन चूज कर रहे हो, कौन से कॉइन के ऊपर चॉइस है। एक कॉइन डीपी की सेट हो गई, और एक अमाउंट जो पहले थी वो अभी भी है कि अमाउंट कितना चूज कर रहे हो। ये दोनों डीपी की सेट है, यानी इस बार हम 2D डीपी बना रहे हैं। मतलब पिछली बार से थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस यूज करेंगे, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी। वो क्यों रहेगी वो देख लेंगे, बट थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा यूज होगा अप्रोच टू में, लेकिन कोड आसान होगा इवन दो एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रहा होगा। ठीक है, ये सारा कोड हटाते हैं एक बार के लिए, और दूसरे तरीके का मेमोराइजेशन देखते हैं जहाँ पे हम 2D डीपी बना रहे हैं, क्योंकि दो डायमेंशन है। कॉइन्स को सॉर्ट कर रहे हैं ताकि सबसे छोटा कॉइन सबसे पहले हो, सबसे बड़ा कॉइन सबसे लास्ट में। एक तो डायमेंशन अमाउंट वाली है और एक डायमेंशन हमारी कॉइन डॉट लेंथ वाली है। हम पूरी की पूरी डीपी को पहले -1 से फिल कर लेंगे। क्या ये सबको समझ आता है कि डीपी की स्टेट्स कितनी है, कैसे निकालनी है? मतलब कब 1D डीपी ले रहे हैं, कब 2D डीपी ले रहे हैं? ये बस मेरे कहने पर समझ बोल देते हो कि हाँ 1D डीपी 2D डीपी, या फिर सही में खुद से भी निकालना आ पा रहा है, दिख पा रहा है कि हाँ एक कॉइन वेरिएबल होगा, कॉइन जिसमें चेंज हो गया तो आंसर चेंज हो गया, और एक अमाउंट वेरिएबल हो गया कि अमाउंट चेंज हो गया तो आंसर चेंज हो गया। तो दोनों डीपी की स्टेट है, तो दोनों डायमेंशन हमें डीपी टेबल में लेनी पड़ेंगी। ये रीजन समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद से जब डीपी करोगे तो यही फिगर आउट करना होता है कि 1D डीपी या 2D डीपी या 3D डीपी, या फिर और भी ज्यादा डायमेंशन। 3D डीपी से ज्यादा नहीं आता यूजुअली। कॉइन्स वाली एरे पास करी, हम कौन सा कॉइन ले रहे हैं ये पास कर रहे हैं, कितना अमाउंट बचा है ये पास कर रहे हैं, और 2D डीपी पास कर रहे हैं। तो शुरू में कॉइन्स वाली एरे, इस कॉइन्स वाली एरे को मैं लास्ट में रख देता हूँ। कॉइन्स वाली एरे पास करेंगे, अमाउंट शुरू में हमारे पास पूरा का पूरा रहेगा वो पास कर देंगे, और डीपी पास कर देंगे। शुरू में कौन से वाले कॉइन के ऊपर चॉइस दें, कौन से इंडेक्स वाले कॉइन के ऊपर? सबसे पहले जब स्टार्ट कर रहे हैं रिकर्जन, 0th। जीरोथ इंडेक्स। तो एक बार कोड करते हैं, ये वाला तो हमारा है, मतलब लास्ट वाला पार्ट तो सेम रहेगा, ये दोनों बेस केसेस भी सेम रहेंगे। हालांकि अब हम लूप नहीं लगा रहे हैं, हम बस दो चॉइसेस दे रहे हैं, यस और नो की। तो यस से आंसर और नो से आंसर। अगर कॉइन यस बोलता है तो भाई हम सेम ही कॉइन पर चॉइस देंगे, अमाउंट में से उस कॉइन को माइनस कर देंगे,
और आप डीपी स्टेट एसेंशली डीपी आरे पास कर दोगे। हालांकि अगर कॉइन नो बोला तो आप अगले कॉइन के ऊपर चॉइस दोगे, यानी कॉइन प्लस वन इंडेक्स के टर्म्स में सेम अमाउंट पास कर दोगे, क्योंकि कॉइन ने नो बोला तो अमाउंट में तो कुछ सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, और डीपी आरे पास कर दोगे, कॉइन सॉरी आरे भी पास होगी। हालांकि अब मेरे को दोनों का मिनिमम लेना है। क्या किसी वाली चॉइस में, यस वाली या नो वाली, किसी भी चॉइस में क्या मुझे कुछ ऐड भी करना है या सिंपली बस मिनिमम ले लूं? क्या यस में कुछ प्लस वन, या नो में प्लस वन, या दोनों में, या सिर्फ एक में, किसी में भी प्लस वन करना है कुछ? ये इसमें करना पड़ेगा। यस में करना पड़ेगा, क्योंकि यस में हमने एक कॉइन लिया है, हमें काउंट ऑफ कॉइन्स देना है। हमने एक कॉइन लिया है यस वाले में, नो वाले में नहीं लिया, तो बस यस वाले में प्लस वन होगा। अब दो लाइनें जो हमें लिखनी होती है यूजुअली, वो कौन सी होती है कि अगर डीपी का आंसर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, डीपी ऑफ अमाउंट कॉमा कॉइन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो वो सेम आंसर रिटर्न कर दो। और अगर डीपी ऑफ अमाउंट कॉमा कॉइन कैलकुलेटेड नहीं था, तो उसकी दो चॉइसेस लगाई, जो भी आंसर आया उसको रिटर्न करने से पहले स्टोर कर लिया अपने डीपी टेबल में। कोड इसका बहुत छोटा था, मतलब थोड़ा सा ये माइनस वन के चक्कर में कोड बड़ा हो जाता है यूजुअली जावा में, लेकिन इसको इग्नोर करो तो बाकी ये रिकर्जन वाला कोड जो देखोगे ये तो बहुत छोटा सा है, इसमें ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। पिछले वाले में लूप लग रहा था, यहाँ पे कुछ भी लूप वगैरह नहीं है, बस सिंपली दो कॉल्स हैं। तो ये हमारा, और कुछ और दिक्कत आ गई, कॉइन्स। अच्छा, इसमें एक नेगेटिव वेस्ट केस और एक पॉजिटिव वेस्ट केस और भी होगा, पॉजिटिव तो नहीं नेगेटिव होगा। आप कोई बता सकते हो एक्सेप्शन देखने के बाद? मतलब मेरे को तो क्लिक कर गया, बट आपको भी क्लिक करना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेट थी अमाउंट, इस क्वेश्चन में अमाउंट भी और कॉइन भी है, तो क्या कुछ और भी बेस केसेस आने चाहिए? क्या लगता है? कॉइन पे आएगा। कॉइन। कॉइन पे आएगा, क्योंकि भाई लेफ्ट। डायमेंशन अब पैरामीटर में कॉइन भी पास कर रहे हो, कॉइन भी चेंज हो रहे हैं, कॉइन प्लस वन कर रहे हो, तो ऐसा दिन भी तो आ सकता है जब कॉइन ही ना बचे हो, मतलब आपने सारे कॉइन्स ट्राई कर लिए लेकिन नहीं कर पाए, आप अमाउंट नहीं बना पाए। तो अगर मेरा कॉइन, अगर मेरा अमाउंट सॉरी अगर मेरा कॉइन जो है वो कॉइन्स डॉट लेंथ के बराबर हो जाए, यानी कॉइन्स खत्म हो जाए, अमाउंट कुछ बच रहा हो लेकिन कॉइन्स ही खत्म हो गए, तब क्या करें? तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, तो अगेन रिटर्न इन्फिनिटी। ठीक है, एक बेस केस बस ऐड हुआ है, लेकिन लूप ऑल टुगेदर पूरा हटा चुके हो, और डायमेंशंस हमें 2D DB बनानी पड़ रही है, क्योंकि अब इस वाले रिकर्जन ट्री में जिस तरह का रिकर्जन ट्री है उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स है, और उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स यही है कि हमें दो डायमेंशन चाहिए, 2D DP चाहिए। सेम क्वेश्चन 2D DP से भी सॉल्व हुआ, सेम ही क्वेश्चन 1D DP से सॉल्व किया। पिछला 1D DP था, उसमें सिर्फ अमाउंट वेरिएबल था, बस तरीका इस तरीके से सोचने का था कि 1D DP लग रहा था। जिस तरीके से आपको इजी लगता है उस तरीके से आपको कोड करना है, ये नहीं है कि भाई यही एक सोल्यूशन है। 1D DP भी है, 2D DP भी है, हालांकि जो मैं कोड करवाऊंगा टेबुलेशन में वो 1D DP वाले से करवाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बेटर वाला कोड करेंगे। बट जिनको ये वाला इजी लग रहा हो प्लीज वो इसी पर स्टिक रहना, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाइज। प्लीज कोड देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। टाइम डीपी के क्वेश्चनों में क्या होता है मेमोराइजेशन में, कितनी नोड्स हैं डिस्टिंक्ट, कितनी अलग अलग तरह की रिकर्जन ट्री में नोड्स हो सकती हैं, और हर एक नोड को कैलकुलेट करने में कितना टाइम लग रहा है, उसका मल्टीप्लीकेशन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नोड्स इनटू टाइम टू कैलकुलेट ईच नोड्स वैल्यू। कोई बताएगा पूरे रिकर्जन ट्री में कितनी डिस्टिंक्ट नोड्स हैं, कितनी अलग अलग तरह की नोड्स हैं, वर्स्ट केस में कितनी हो सकती हैं?
नंबर ऑफ नोड्स नंबर ऑफ डीपी स्टेट्स के बराबर होता है यूजुअली। कितनी तरह की डीपी स्टेट्स पॉसिबल है? अमाउंट इनटू कॉइन्स लेंथ। अमाउंट इनटू कॉइन्स लेंथ। भाई अगर अमाउंट चेंज हो गया तो नोड चेंज हो गई, मतलब वो उसका आंसर चेंज हो गया तो वो कैलकुलेट होगी। कॉइन का इंडेक्स चेंज हो गया तो भी आंसर चेंज हो गया, या फिर नोड चेंज हो गई। तो कितनी तरह की नोड्स हैं? अमाउंट इनटू कॉइन्स इतनी नोड्स हैं। और इतनी नोड्स को, हर एक नोड को कैलकुलेट करने में कितना टाइम लग रहा है? एक गिवन नोड पकड़ लो, उसको कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगा, यानी ये वाला कोड कितने टाइम में चल रहा है? क्या मैं कांस्टेंट बोल सकता हूँ? यस और नो में बस मिनिमम लेना है। यस और नो। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी अमाउंट इनटू कॉइंस है, पिछले वाले में भी अमाउंट इनटू कॉइंस थी। कोड करने का तरीका अलग था। वहां पर था लूप इनटू डीपी की स्टेट्स, डीपी की स्टेट सिर्फ अमाउंट थी, लेकिन लूप कॉइंस था। तो आपका ओवरऑल अमाउंट इनटू कॉइंस आ गया, लूप इनटू डीपी स्टेट्स। इस वाले में क्या है? डीपी स्टेट्स इनटू लूप, लेकिन लूप है ही नहीं, तो सिर्फ डीपी स्टेट्स, और डीपी स्टेट्स इसमें टू डी बन गई 1D की जगह। बस मतलब कहने की बात है कि घुमा फिरा के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम आई है। हालांकि स्पेस में चेंज है, स्पेस में आप देख सकते हो, क्योंकि 2 DDP लग रहा है तो वो अमाउंट इनटू कॉइंस इतना हो गया, अमाउंट इनटू कॉइंस। पिछले वाले में 1 DDP था। प्लीज 2-3 मिनट लो सब, और एक बार गो थ्रू कर लो दोनों अप्रोचेस से। ये है अप्रोच 2, और ये है आपकी अप्रोच 1। ये आपकी 1 DDP, और ये आपकी 2 DDP वाली अप्रोच। अब आपको ये बताना है कि जो टेबुलेशन हम करेंगे वो कौन से तरीके से करें। यूजुअली जो इजी रहता है टेबुलेशन, वो ऑब्वियसली कम डायमेंशन वाला रहता है, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं होता।
क्या इसका टैबुलेशन डिस्कस करें? थोड़ा टाइम का हमारा कंस्ट्रेंट है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ मैं। अगर आपको ढंग से ड्राई रन करने का और कोड सबमिट करने का टाइम चाहिए तो ऑब्वियसली वो रिकॉर्डिंग्स के टाइम पे देख सकते हो वॉइस कर कितने करते। बट क्या अभी इसका फटाफट टैबुलेशन डिस्कस करें पहली वाली अप्रोच का? इसका भी कर सकते हो टैबुलेशन, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। कर चुके हैं सिमिलर प्रॉब्लम्स का टैबुलेशन, इसलिए इसका नहीं कर रहे, इसका कर रहे हैं क्योंकि ये इजी होगा। तो अप्रोच वन वाली प्रॉब्लम का, यानी वन डीडीपी वाली प्रॉब्लम का टैबुलेशन कर रहे हैं तो वन डी टेबल ही बनेगी, यानी वन डी अरे बनेगी। वही सेम टेस्ट केस लेंगे। अमाउंट हमारे पास 8 होगा, कॉइन्स हमारे पास 2 3 7 होंगे, और क्योंकि अमाउंट के ही स्टेट है तो सिर्फ वन डी अरे बनेगी 0 से 8 वाली। इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। एक तो जीरोथ इंडेक्स, एक फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स इंडेक्स, सेवेंथ इंडेक्स, एट्थ इंडेक्स। ठीक है। अगर रिकर्जन की बात करते थे तो हम छोटी प्रॉब्लम लास्ट में रखते थे, बड़ी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते थे, बिगर से स्मॉलर प्रॉब्लम की तरफ जाते थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था जहां से रिकर्जन स्टार्ट हो रही है, और बेस केसेस होते थे सबसे छोटी प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं टैबुलेशन की बात करूंगा तो कोई मेरे को बता सकता है सबसे छोटी प्रॉब्लम कौन सी होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी होगी, और कहाँ से कहाँ की तरफ जाएंगे? क्या स्मॉलर टू बिगर प्रॉब्लम की तरफ इटरेट करते हैं या बिगर से स्मॉलर प्रॉब्लम की तरफ इटरेट करते हैं टैबुलेशन में? स्मॉलर टू बिगर। स्मॉलर टू बिगर। और इस केस में स्मॉलर प्रॉब्लम कौन सी है, A0 या A8? जीरो जीरो। अमाउंट बनाना, जीरो अमाउंट बनाना छोटी प्रॉब्लम है, 8 अमाउंट बनाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारा जो ट्रेवर्सल होगा वो स्मॉलर प्रॉब्लम से बिगर प्रॉब्लम की तरफ, यानी लेफ्ट टू राइट होगा। ये है हमारी स्मॉलर प्रॉब्लम, ये हमारी बिगर प्रॉब्लम। टैबुलेशन में छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, जो बेस केस होते हैं वहां से स्टार्ट करते हुए कंस्ट्रक्ट करते हुए आंसर्स बेस केस जो रूट फंक्शन होता है वहां तक जा रहे होते हैं। अगर अमाउंट जीरो बनाना है तो कुछ पूछना चाहते हो वैभव? नहीं नहीं अर्जित। ठीक है। अगर अमाउंट जीरो बनाना है, जीरो अमाउंट बनाने के कितने कॉइन्स लगेंगे? हमें तो बस कॉइन्स का काउंट प्रिंट करना है। इस वाले क्वेश्चन में कितने कॉइन्स लग रहे होंगे? क्या रिटर्न किया था अगर अमाउंट जीरो होता था तो? जीरो। जीरो कॉइन्स लगेंगे। कुछ भी मत करो, खाली रखो। तो मैं इसको डॉट से दिखा रहा हूँ कि भाई कुछ नहीं करना, खाली रखना है। अरे एक अमाउंट बनाना है तो अब चॉइसेस एक्सप्लोर करो कि 2 का कॉइन या 3 का कॉइन या 7 का कॉइन। 2 का कॉइन भी बाहर जाएगा, 3 का कॉइन भी बाहर जाएगा, 7 का कॉइन भी बाहर जाएगा, मतलब नेगेटिव अमाउंट जाएगा। तो तीनों इनवैलिड कॉल आएगी तो आंसर आएगा यहाँ पे इन्फिनिटी, यानी वैलिड नहीं है। तो इन्फिनिटी में तो वैलिड होता ही नहीं आंसर, तो मतलब एररलेस कुछ भी नहीं होगी। यहाँ पे मैं एररलेस वो दिखा रहा हूँ, हालांकि वो एररलेस हमें प्रिंट नहीं करनी। फिर अगली चॉइस, अगर दो अमाउंट बनाना होता है, 2 का ही कॉइन है, तो 2 का कॉइन यूज करके आप क्या पहुंच सकते हो, जीरो पर पहुंच सकते हो। क्योंकि एक कॉइन यूज कर रहे हो तो 0 + 1 एक कॉइन आएगा, जो कि है सिर्फ 2। एम्प्टी वाली एररलेस में 2 का कॉइन यूज कर लिया। 3 का चॉइस बाहर चला जाएगा, 7 का चॉइस भी बाहर चला जाएगा, तो वो इनवैलिड चॉइसेस होंगी। फिर अमाउंट 3 पे या तो आप 2 का कॉइन यूज करो तो आप इन्फिनिटी पर पहुंचोगे, इन्फिनिटी प्लस वन तो इन्फिनिटी रहेगा, वो तो इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन अगर 3 का कॉइन यूज करते हो तो आप अमाउंट जीरो पर पहुंचोगे, और क्योंकि एक कॉइन यूज करके पहुंच रहे हो तो यहाँ का भी आंसर एक होगा। वो क्या है, सिर्फ 3 का कॉइन यूज कर लो। 4 अमाउंट बनाना है, अगर 2 का कॉइन यूज करते हैं तो आप पहुंचोगे 1 पर, बेसिकली अमाउंट 2 पर, जिसका कॉइन का तरीका एक, और आप भी एक यूज कर रहे हो तो आप दो यूज कर रहे हो इन टोटल। वर्सेस अगर आप 3 डायरेक्टली यूज करते हो तो आप इन्फिनिटी पे पहुंचोगे, वो इनवैलिड है। तो वो मैं दिखा देता हूँ, बट वो इनवैलिड होगा। इनवैलिड वाली कॉल से नहीं दिखाते इनफैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कैसे आया आपका? 2, 2, यानी दो दो के दो कॉइन्स यूज कर लिए। अमाउंट 5 से 2 का कॉइन यूज करोगे तो इस वाली नोट पर पहुंचोगे, 3 का कॉइन यूज करोगे तो इस वाली नोट पर पहुंचोगे। दोनों से ही आपको 1 1 मिल रहा है, तो दोनों में से किसी को भी प्रेफर कर सकते हो। तो अमाउंट तो 1 + 1 2 आएगा, लेकिन वो दो तरीके कौन से होंगे? या तो 2 2 के बाद 3 लगा दो, सॉरी 2 के बाद 3 लगा दो, या फिर 3 के बाद 2 लगा दो।
या तो 3 वाला कॉइन यूज किया 2 के आगे, या 2 वाला कॉइन यूज किया 3 के आगे। क्या बात समझ आ रही है यहाँ तक? क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? ड्राई रन। आपको अगर वो वे भी प्रिंट करना हो क्वेश्चन में, हो सकता है इंटरव्यू में आपसे वो तरीका मांगा जाए प्रिंट करने वाला, कॉइन्स कौन सा यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ये एयरलिस्ट बना के रखनी पड़ेगी, या फिर लास्ट में आपको एयरलिस्ट कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी बैक ट्रैक करते हुए। अमाउंट 6 बनाना हो तो 2 का कॉइन यूज करोगे तो A4 पर पहुंचोगे, 3 का कॉइन यूज करोगे तो A3 पर पहुंचोगे। कौन सा बेटर चॉइस है? क्या मैं 2 का कॉइन यूज करूंगा या फिर 3 का कॉइन यूज करूंगा? कौन सा बेटर चॉइस है? क्या 2 कॉइन्स यूज करना बेटर है या 1 कॉइन यूज करना बेटर है? आगे वाला 1 कॉइन यूज करना बेटर होगा, यानी 1 + 1 2 आ जाएगा। कैसे? इस वाली चॉइस के आगे 3 के आगे एक और 3 लगा दो। इंस्टेड ऑफ 2, 2 के आगे एक और 2 लगाना, 3 कॉइन्स यूज करना 2 2 के, सिर्फ 3 3 के 2 कॉइन्स यूज कर लो, वो बेटर चॉइस है। A7 में आपके पास अब तीनों चॉइसेस होंगी, और इनफैक्ट जो सबसे बढ़िया चॉइस होगी वो सीधा 7 वाली चॉइस होगी, क्योंकि आपको एक ही कॉइन में 7 के आपको 0 अमाउंट तक पहुंचा देगी, 0 + 1। फाइनली 8 अमाउंट में 2 की चॉइस 2 + 1 देगी, 3 की चॉइस भी 2 + 1 देगी, और 7 की चॉइस तो इन्फिनिटी +1 देगी। तो आप दोनों में से कोई सी भी चूज कर सकते हो, 3 आएगा आंसर। कैसे? या तो इन दोनों चॉइसेस के आगे आप 2 की चॉइस लगा रहे हो, यानी 2 3 2, या फिर 3 2 2, या फिर इस वाली चॉइस के आगे आप 2 लगा रहे हो, यानी 3 3 2। तीनों ही बस परम्यूटेशन है, लेकिन काउंट सेम आ रहा है 3। क्या ये ड्राई रन सबको क्लियर हुआ है? क्या ये ड्राई रन सबको क्लियर हुआ है? यस और नो? हमने कैसे मेमोराइजेशन को टैबुलेशन में कन्वर्ट कर दिया? बहुत ही इजी कोड होने वाला है टैबुलेशन का, क्योंकि टैबुलेशन में ना तो आपको डीपी को इनिशियलाइज करना पड़ता, आप डीपी 0 की 0 छोड़ दो सारी स्टेट्स पे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक बार इस वाली डीपी को कॉपी करते हैं, मेमोराइजेशन को, उसी में चेंजेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारी डीपी बनी, उसको हमें -1 से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। ये मेमोराइजेशन वाला आंसर हमारा फाइनली जो आंसर होगा वो देख लेंगे कहाँ पे पड़ा है। सबसे छोटी प्रॉब्लम है हमारी अमाउंट 1 वाली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी अमाउंट जो भी टोटल दे रखा है उतनी। तो एक लूप चलाते हैं, इंडेक्स 1 से, इसको टारगेट बोल देते हैं। एक लूप चलाते हैं अमाउंट 1 से लेकर, या फिर उसको अमाउंट ही रहने देते हैं, इसको टी बोल देते हैं। T1 से लेकर T <= अमाउंट तक T++। हर बार जो भी टारगेट अमाउंट है उसको फॉर्म करना है, तो आपको ये चूज करना है कि कॉइन कौन सा लें। तो अब कॉइन कौन सा लें, उसके लिए आप लूप लगाओगे कि कॉइन 2 का लें, 3 का लें, या 7 का लें। तो सारे कॉइन्स पर लूप लगा रहे हो, जिससे भी आपको बेस्ट आंसर मिल रहा है वो आप ले रहे हो मिनिमम। तो शुरू में हम मिनिमम आंसर इन्फिनिटी मान लेंगे, जो भी सारी चॉइसेस से आंसर आ रहा है, आगे से चेंज आया, वो क्या आया, डीपी ऑफ अमाउंट माइनस कॉइन। अगर ये वैलिड कॉल है तो, अगर इनवैलिड कॉल है तो मत लगाओ ही मत। अगर कॉइन अमाउंट से बड़ा है तो नेगेटिव नोड पर जाने की जरूरत नहीं है, तो आप वो वाली कॉल लगाओ ही मत। वैलिड कॉल है तो लगाई, और आंसर में मिनिमम स्टोर कर लिया, math.min ऑफ आंसर कॉमा चेंज +1। आप इसको एक ही लाइन में भी लिख सकते थे, इसको सीधा सीधा यहीं पर लिख सकते हो। और फिर लास्ट में आंसर कहाँ पे स्टोर करना है, कोई बता सकता है? लास्ट में हमें आंसर किधर स्टोर करना है? जो भी हमने सारी चॉइसेस, 2 वाली कॉइन, 3 वाली कॉइन, 4 वाली कॉइन की चॉइस ली, उन सारी चॉइसेस में से मिनिमम जो चॉइस आई वो कहाँ पे स्टोर कर लें आप? एनीवन? करंट टारगेट अमाउंट में से 2 वाली चॉइस ली, 2 का कॉइन सब्ट्रैक्ट करके, 3 का कॉइन सब्ट्रैक्ट करके, 7 का कॉइन सब्ट्रैक्ट करके, तो जो भी सारे चॉइसेस में से मिनिमम आंसर आया है उसको कहाँ पे स्टोर करना चाहिए मुझे? डीपी ऑफ टी में। डीपी ऑफ टारगेट में। तो मैं डीपी ऑफ टारगेट में करंट आंसर को स्टोर कर लूंगा जो भी मिनिमम आ रहा है। और फाइनली ये आंसर कहाँ पर पड़ा होगा? फाइनल आंसर पूरे के पूरे डीपी ऑफ अमाउंट में पड़ा होगा। अगर डीपी ऑफ अमाउंट इन्फिनिटी है या उससे ज्यादा है तो पॉसिबल नहीं है, वरना डीपी ऑफ अमाउंट जो भी आ रहा है वही रिटर्न कर दिया। तो एक बार कोड को चलाकर देखते हैं। कोड बहुत ही छोटा हो चुका है, लेकिन क्यों छोटा हुआ, क्यों टैबुलेशन पॉसिबल था, वो जब समझना ज्यादा जरूरी था।
ये प्रॉब्लम हो गई तो कॉइन चेंज परम्यूटेशन और कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन में कुछ भी नहीं है, वो इजीली हो जाएंगी, सीधा सीधा टैबुलेशन से करेंगे उन प्रॉब्लम्स को। बट ये प्रॉब्लम समझनी ज्यादा जरूरी थी। ये हमने अप्रोच 1 की टैबुलेशन करी है, तो इसका टाइम एंड इसका स्पेस बताना है, कितना टाइम लग रहा है और कितना स्पेस लग रहा है। कोई बता सकता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी है? इसमें तो साफ साफ दिखना चाहिए यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस का कितना टाइम और कितना स्पेस यूज हो रहा है। amount into coins dot length. ये वाला लूप अमाउंट, ये वाला लूप कॉइंस, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ अमाउंट इनटू कॉइंस। वही सेम जो मेमोराइजेशन था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी मेमोराइजेशन से टेबुलेशन पर आते हो तो चेंज नहीं होती 99% सिनेरियो में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या चेंज कर रही है हमारी, अगर कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में मांगे, बिगो की टर्म्स में मांगे तो। हमने एक अमाउंट साइज की एरे बनाई है, तो एक 1D एरे बना रहे हैं, लेकिन अगर बिल्कुल डिटेल्स में जाएंगे तो डिटेल पे जाने पे आपको पता चलेगा कि हम रिकर्जन कॉल स्टैक यूज नहीं कर रहे, तो उससे हमारा टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ी सी बेटरमेंट हुई है, क्योंकि हम स्पेस जो स्टैक यूज करते थे वो यूज नहीं कर रहे। अर्चित एक बार प्रीवियस स्लाइड देखा ना। प्रीवियस स्लाइड, ये हाँ वाली। एक सेकेंड, यस। ओके डन, थैंक्स। एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर इसके बाद क्लास एंड करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दे दो, फिर मेरे को पता है नींद आ रही होगी सबको बहुत ही। बट क्या कोई मेरे को बता सकता है क्या इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है? हम कभी भी टैबुलेशन से एक आगे स्टेप जाते थे अगर पॉसिबल होता था तो, बट क्या फर्दर आप 1D डीपी से क्या कांस्टेंट वाली डीपी यानी विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस यानी 2 पॉइंटर वाले सॉल्यूशन पर जा सकते हो, 2 पॉइंटर या 3 पॉइंटर टाइप? इज स्पेस ऑप्टिमाइजेशन फर्दर पॉसिबल? थोड़ा सा सोच के देखो, किसी भी नोड से पिछली कितनी नोड्स का आंसर हमें चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल लिखा आ रहा है, क्या मेरी आवाज पहुंच गई थी? क्या क्वेश्चन सबको सुन गया था? बीच में कट गया था। बीच में कट गया था, दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्या है। हम कभी भी टैबुलेशन के बाद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करने की ट्राई करते हैं, यानी अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, अपनी डीपी को एक स्टेट कम करने की ट्राई करते हैं। तो अगर मेरे पास डीपी में ऑलरेडी एक स्टेट है, सिर्फ 1D डीपी है, तो क्या उसको मैं कांस्टेंट वाली स्टेट में ला सकता हूँ, यानी जैसे फिबोनाची में हम 2 पॉइंटर से करा करते थे, तो क्या हम 2 पॉइंटर जैसे किसी सॉल्यूशन से विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस, विदाउट इस एरे के, विदाउट डीपी टेबल के कर सकते हैं? अगर कर सकते होंगे तो क्या होगा, हर एक नोड पिछली कुछ लिमिटेड नोड्स पर डिपेंड करेगी, पिछली 2 नोड्स या पिछली 3 नोड्स, कुछ इस तरह से, अगर पॉसिबल होगा तो। लेकिन क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है? क्या नंबर ऑफ लिमिटेड स्टेट्स है प्रीवियस वाली?
एक्चुअल में नंबर ऑफ लिमिटेड स्टेट्स नहीं है। क्यों? अगर मैं बोलता हूँ कि कॉइन वाली एरे जो होगी वो 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली एरे होती है, अमाउंट 8 होता है, तो ये वाली नोड कौन कौन सी नोड पर कॉल लगाएगी, कोई बता सकता है? अमाउंट 8 वाली नोड अपने सारी कॉइन्स वाली चॉइसेस एक्सप्लोर करेगी, तो कौन कौन सी नोड के ऊपर उसका आंसर डिपेंड करेगा? क्या पिछली सारी नोड्स पर मेरा अमाउंट 8 वाला आंसर डिपेंड करेगा? क्योंकि मैं कॉइन 1 वाली चॉइस भी लगाऊंगा, कॉइन 2 वाली भी लगाऊंगा, कॉइन 3 वाली, कॉइन 4 वाली, कॉइन 5 वाली, अमाउंट -6, अमाउंट -7 और अमाउंट -8, अगर मेरे पास ये सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं तो मेरे ये सारे ही प्रीवियस शेड्स माने जाएंगे, और सारे ही प्रीवियस शेड्स होंगे तो मेरे को सबको शो करना ही पड़ेगा, मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता। तो नंबर ऑफ प्रीवियस शेड्स क्योंकि लिमिटेड नहीं है, तो इसलिए आंसर आपका 2D DP से 1D DP तक तो आ सकता था, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है। अगर हम दूसरी अप्रोच करते, ये वाली अप्रोच का टेबुलेशन करते, तो वो 2D DP बनता, उसको हम 1D DP पे तो ला सकते थे। बट ये जो ऑलरेडी 1D DP वाला सोल्यूशन है उसको कांस्टेंट स्पेस पर नहीं ला सकते, इतना भी नहीं होता हमेशा कि 2D DP से जो सॉल्यूशन स्टार्ट हो वो सीधा कांस्टेंट स्पेस पर आ जाए। क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स प्रीवियस लिमिटेड नहीं है, तो आपका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल फ्रॉम फर्दर 1D एरे टू कांस्टेंट। ठीक है, आई गेस जो नेक्स्ट दो प्रॉब्लम्स होंगी, कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन और कॉइन चेंज परम्यूटेशन, ये दोनों प्रॉब्लम्स आधे घंटे में खत्म हो जाएगी, प्रोवाइडेड दैट कि आप ये वाला प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में करके आते हो, और हम बाय एंड सेल स्टॉक के दो क्वेश्चंस भी साथ के साथ कर लेंगे। तो अभी की ये जो आज की क्लास है वो एंड करनी है, लेकिन एंड करने से पहले अगर किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, वरना एंड करेंगे।